हरे कृष्णा। एफएम में बहुत इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर शुरू करेंगे। इजी है ये, नाम है डिविडेंड डिसीजंस, या इसको डिविडेंड पॉलिसी भी बोलते हैं। ओल्ड बुक में, ओल्ड सिलेबस में ये डिविडेंड पॉलिसी के नाम से ये चैप्टर है क्या? पहले मैं थोड़ा सा ना आपको एक आइडिया दे देता हूं इस चैप्टर में करेंगे क्या। जैसे आप सब कंपनी लॉ के थोड़े थोड़े तो जानकार बन गए हैं कि नहीं? आप सबको यह भी पता है कि एक कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड देने के लिए लीगली बाउंड नहीं होती है। हमारे साथ और मतलब कंपनी के साथ और इक्विटी शेयर होल्डर के साथ आपस में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रेट नहीं होता डिविडेंड का कि हम इतना डिविडेंड आपको देंगे ही देंगे। प्रॉफिट होगा तो हम डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो हम डिविडेंड नहीं देंगे। जैसे कि अगर बात करें इंटरेस्ट की, आप डिबेंचर्स इश्यू करते हैं, बैंक से लोन लाते हैं, यहां पे आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रेट है। आपको उन्होंने लोन दिया एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, इररिस्पेक्टिव कि आप प्रॉफिट कमाएं ना कमाएं, उनको आपसे बदले में इंटरेस्ट चाहिए। लेकिन डिविडेंड के लिए, खास तौर पे वो भी इक्विटी के लिए, ऐसा नहीं होता। हमारा कोई उनके साथ कोई रेट फिक्स था नहीं। हम प्रॉफिट कमाते तो देंगे, नहीं कमाते तो लीगली कोई दिक्कत नहीं है। इतने तो आप जानकार हैं। बट अगर हम लीगल दायरे से थोड़ा बाहर आके प्रैक्टिकली जरा सोचने की कोशिश करें, एक बार इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू को भी जरा समझें। इन्वेस्टर जब भी पैसा इन्वेस्ट करता है, बदले में कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है, तभी वो पैसा इन्वेस्ट करेगा। कहीं पे भी इन्वेस्ट करे, अगर उसको बदले में रिटर्न चाहिए, रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है। अगर उसको रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो वो इन्वेस्ट ही क्यों करेगा? घर पे ही तिजोरी में रखे, ज्यादा सेफ है पैसा। आप समझ रहे हैं बात को? लेकिन वो घर पे तिजोरी पे ना रख के कहीं इन्वेस्ट कर रहा है। वो भी इन्वेस्ट जब करने निकला तो अगर उसने इक्विटी शेयर्स खरीदे तो उसके दिमाग से समझिए वो थोड़ा रिस्की काम कर रहा है एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। बैंक में एफडी करा ले, किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद ले, डिवेंचर्स खरीद ले, उसके मुकाबले अगर वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, थोड़ी सी रिस्क वो ज्यादा ले रहा है। आपको पता ही है इक्विटी में रिस्क ज्यादा है। अब वो अगर ज्यादा रिस्क ले रहा है तो बदले में वो रिटर्न भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है कि इफ लेट्स से मार्केट में एफडीज वगैरह पे रेट है 7%, तो हम अगर आप उसको छोड़ के आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं तो मेरे को बदले में 12, 15, 20% की उम्मीद होगी। अब जरा समझिए, आपकी कंपनी के उसने शेयर्स खरीदे एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन लगा कि आपकी कंपनी से, आपकी कंपनी ने कहा कि भाई लीगली तो हम डिविडेंड बांटे ना बांटे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपकी कंपनी ने इसलिए डिविडेंड नहीं बांटा। अब अगर आपने डिविडेंड नहीं बांटा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस पे आप खरे नहीं उतरे, उसको आप पूरा नहीं कर पाए। और अगर आप एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाएंगे तो दुनिया आपके साथ नहीं रहेगी, दुनिया आपको छोड़ के आगे बढ़ जाएगी, मूव ऑन कर जाएगी। शेयर होल्डर कैसे मूव ऑन करेगा? शेयर्स बेच देगा। उसको कोई आपकी कंपनी से लगाओ थोड़ी ना, उसको तो रिटर्न चाहिए। आपकी कंपनी नहीं दे पा रही, आपकी कंपनी के शेयर्स बेच देगा, किसी दूसरी अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीद लेगा जो रिटर्न दे रही है। और केवल एक ही शेयर होल्डर ये नहीं करेगा, आपके जितने भी शेयर होल्डर होंगे, ज्यादातर शेयर होल्डर देखेंगे भाई कंपनी परफॉर्म ही नहीं कर पा रही, हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरी नहीं उतर पा रही है, शेयर्स बेचेंगे। शेयर्स बेचने पे आपके शेयर की मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, एक तरफ डिमांड होगी नहीं, मार्केट में आपके शेयर्स की बुराई अलग हो रही होगी, ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही, और आपके शेयर प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। कोई कंपनी कभी भी ये नहीं चाहती कि मेरे शेयर के प्राइस गिर जाए। हर कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि भाई शेयर के प्राइस बढ़े। किसी भी मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव कभी नहीं हो सकता कि हमारे शेयर के दाम गिर जाए। हर कंपनी आउट परफॉर्म करना चाह रही, तो आउट परफॉर्म करने के लिए आपको शेयर होल्डर की भी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना पड़ेगा। तो हम लीगल दायरे से अगर बाहर आए
तो प्रैक्टिकली समझें, प्रैक्टिकली तो साहब आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। जिस तरीके की आप इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, वो कितना दे रहा है, आप कितना दे रहे हैं, अल्टीमेटली सबको रिटर्न चाहिए बदले में। ये दुनिया की सच्चाई है। चाहे पैसे वाला इंसान हो, चाहे गरीब इंसान हो, अगर वो इक्विटी में लगाए बैठा है तो उसको रिटर्न चाहिए। उसके तो ख्वाब बहुत बड़े हैं, लेकिन आमतौर पे जो सारी कंपनीज कर रही उतना तो आपको भी परफॉर्म करके देना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं? पक्का? कंफर्म है ना? आपको बताऊं, एक मैंने थोड़े टाइम पहले कहीं पे कोट पढ़ी थी कि जैसे मान लीजिए एक घर में हस्बैंड है, एक वाइफ है। हस्बैंड को बहुत इज्जत मिलती है, घर में सब बहुत प्यार करते हैं, मम्मी पापा और वाइफ, बच्चे हैं अगर तो वो भी। उसमें कोट ये थी कि बस हस्बैंड कुछ नहीं, एक हफ्ता घर बैठ जाए और ये बोल दे कि मेरी नौकरी चली गई, उसको सब पता चल जाएगा उसको कितनी इज्जत मिलती है। एक हफ्ते के अंदर उसको सच्चाई सामने आ जाएगी। घर वाले भी उसको पूछना बंद कर देंगे। अभी जैसे गरम गरम अगर चाय मिलती है, कहेंगे बनाओ और हमको भी पिलाओ, बैठे रहते हो पूरे दिन, है मेड को हटा देंगे, बर्तन तुम कर दिया करो। तो ये सच है, एक्सपेक्टेशंस आपको मीट करनी पड़ेगी। एक्सपेक्टेशन जैसे ही मीट करना बंद होगा, सगा संबंधी भी साथ छोड़ देगा। तो यहां तो कंपनी, हमारा कोई ब्लड रिलेशन है ही नहीं उसके साथ। अब सवाल ये आता है साहब कि यानी हमें डिविडेंड देना है, कितना डिविडेंड दें? हमने जितना प्रॉफिट कमाया पूरा डिविडेंड बांट दें, कि थोड़ा रोक लें थोड़ा बांट दें? रोकने का मतलब रिटेन्ड अर्निंग, कंपनी ने रोक के अपना ही पैसा कंपनी में री इन्वेस्ट कर दिया, और बांटने का मतलब दे दिया। देखिए, एक शेयर होल्डर को, जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मैं अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता हूं तो मेरे को ना दोनों तरीके की एक्सपेक्टेशन होती है। मेरे को दोनों चाहिए, हर इंसान लालची है, मैं भी लालची। मेरे को एक तो डिविडेंड भी चाहिए उस कंपनी से कि यार डिविडेंड भी ठीक ठाक मिल जाए, और दूसरी ग्रोथ भी चाहिए कि आज मैं शेयर खरीद रहा हूं 500 रुपए का, तो कल को ये शेयर थोड़े टाइम बाद 550 600 बढ़े। हमें ग्रोथ भी चाहिए और हमें डिविडेंड भी चाहिए। अगर कंपनी के नजरिए से देखें तो ये जो ग्रोथ और डिविडेंड है, ये आपस में दोनों कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। अगर कंपनी डिविडेंड ज्यादा बांटेगी तो ग्रोथ कम होगी। क्यों ग्रोथ कम होगी? क्योंकि कंपनी जब डिविडेंड ज्यादा बांट देगी तो रिटेन्ड अर्निंग कम बचेंगी। अपने ही कंपनी में अपने पैसे को री इन्वेस्ट करने के लिए बचा नहीं। भाई ग्रोथ कैसे होती है? ग्रोथ ऐसे ही होती है कि आपकी कंपनी ने पैसा कमाया, आपकी कंपनी ने पैसा कमाया और अपने पैसे को दोबारा फिर इन्वेस्ट किया। कोई भी बिजनेस बड़ा कैसे बनता है? मान लीजिए एक छोटा व्यापारी होता है तो रातों रात बड़ा नहीं बनता। छोटा व्यापारी साल भर में 1 लाख कमाया फॉर एग्जाम्पल, तो 1 लाख में उसने 20-25 हजार अपने ऊपर खर्च किया, बाकी 70-75 हजार रुपए उसने वापस अपनी शॉप पे दोबारा इन्वेस्ट कर दिया और प्रोडक्ट खरीद लाया। अब ये भी बेचने लगा, वो भी बेचने लगा, फिर अगली बार कमाया, थोड़ा और इन्वेस्ट कर दिया। ऐसे करते करते फिर और कमाया, बगल वाली दुकान भी खरीद ली या किराए पे ले ली। ऐसे करते करते व्यापारी बड़ा बनता है। सेम है कंपनी। तो कंपनी को अगर ग्रो करना है, शेयर होल्डर को क्योंकि ग्रोथ चाहिए, तो हमें रिटेन्ड अर्निंग रखनी है। बट जब हम रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा रखते हैं तो शेयर होल्डर कहता है भाई डिविडेंड कहां है? शेयर होल्डर को दोनों चाहिए, डिविडेंड भी ग्रोथ भी, और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग गोल है ये दोनों। तो हमें क्या करना है? हमें तो बैलेंस बना के रखना है। हमें कोई एक चीज तो करनी नहीं है कि एक चीज बहुत अच्छी कर दी दूसरी चीज खराब। अगर थ्योरेटिकली बात करें तो शेयर होल्डर के नजरिए से अगर बात करें, आपको जैसा बताया कि दोनों चाहिए। अब जरा इस पे भी अगर बात करें, मान लो एक कंपनी है जिसपे आपने शेयर खरीदा, और लेट्स से डिविडेंड की बात कर लेते हैं। मान लो आपने शेयर खरीदा और आपकी उस कंपनी से डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन है लेट्स से 12% की। आपने देखा कि इस तरीके की इंडस्ट्री 12% तक का डिविडेंड देती है, आपकी एक्सपेक्टेशन है 12% की, और उस कंपनी ने इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसने आपको दिया मात्र 7%, 7% डिविडेंड। आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? दुखी होंगे, और वही करेंगे, शेयर बेचना शुरू करेंगे। ठीक है। दूसरा केस, आपकी एक्सपेक्टेशन है 12% की और कंपनी ने आपको जो डिविडेंड दिया वो 15% दे दिया। खुश होंगे, जाहिर सी बात है, हमारी एक्सपेक्टेशन को मीट क्या किया, बल्कि आउट परफॉर्म किया। अब बात यह आती है साहब, शेयर होल्डर खुश होंगे, सब कुछ अच्छा होगा,
लेकिन अगली बार के लिए उनकी एक्सपेक्टेशन 15% हो जाएगी। अगली बार अगर आपकी कंपनी ने 13% डिविडेंड बांटा तो शेयर होल्डर कहेगा कंपनी खराब है। मतलब जिसको जितना मिलता है उसकी एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से राइज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक पेरेंट्स की एक बच्ची है, बेटी है, वो 98-99% लेके आती है। एक बार किसी क्लास में वो 95% ले आई। घर वाले बहुत दुखी हैं कि इस बार इसने पढ़ाई नहीं करी, शोक मना रहे हैं। बच्ची को डांट भी पड़ रही है कि अब तो मोबाइल वगैरह के चक्कर में ज्यादा पढ़ने लगी। और वहीं मान लीजिए एक लड़का है, वो बामुश्किल पास होता है, 35-40% बामुश्किल लेके आता है। एक बार एग्जाम में 60% ले आया। घर वाले बिल्कुल मोहल्ले भर में मिठाई बांट देंगे, हमारा बच्चा 60% लाया है। रिश्तेदारों को फोन करके बताएंगे ये पढ़ने लगा, अरे तुम्हें पता है ये पढ़ने लगा। सारा खेल यहां का है, एक्सपेक्टेशन का है। आप जैसी एक्सपेक्टेशन सेट करते जाएंगे आपको उतना चाहिए। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? एक समय होगा जब आप छोटे होंगे और आपके पास साइकिल नहीं होगी। अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ ना, वो बात अलग है, यहाँ पे कुछ रिच बच्चे भी बैठे होंगे, है ना। तो मैं अपनी बात बताता हूँ, जब छोटे थे तब साइकिल नहीं थी, तब हम पापा से कहते थे, बहुत छोटे की बात बता रहा हूँ, साइकिल साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। फिर किसी तरीके से करके साइकिल आ गई, छोटी साइकिल आ गई, बड़ी खुशी हुई। मतलब वो खुशी आज तक हमें जीवन में दोबारा कभी नहीं हुई, बड़ी खुशी हुई। अब उसके बाद आप बड़े हुए, अब आपको स्कूटी चाहिए, बाइक चाहिए। अब आज आपके पास स्कूटी है, बाइक है, खुशी हुई। अब मान लो आज आपसे स्कूटी बाइक छीन के साइकिल पकड़ा दी जाए, अब खुशी नहीं होगी, अब क्या होगा? दुख होगा। ऐसा क्यों? पहले तो खुशी हुई थी, अब खुशी नहीं हो रही है। अब स्कूटी, आप बहुत सारे बच्चे स्कूटी से आते हैं, है ना, स्कूटी लेकर के साइकिल दे दी गई, बढ़िया साइकिल आपको दे दी गई, स्कूटी वापस ले ली गई। आपकी एक्सपेक्टेशन राइज हो चुकी है, अब आपकी एक्सपेक्टेशन साइकिल वाली बची नहीं। क्यों? घर वाले जैसा ऐसा आपको दिखाते जाएंगे, आपको जो जो मिलता जाएगा उतनी एक्सपेक्टेशन। तो सेम है, शेयर होल्डर भी तो हम ही सब हैं, इंसान ही तो है शेयर होल्डर। उसकी एक्सपेक्टेशन आप राइज कर रहे हैं, वो भी दिक्कत है। तो करें क्या भैया? कम डिविडेंड देना भी दिक्कत, ज्यादा देना भी दिक्कत। और जो बार बार मैं एक्सपेक्टेशन बोल रहा हूं, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन समझना भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक तरीके का शेयर होल्डर तो होगा नहीं। हमारी कंपनी के शेयर एक के इंसान के पास तो है नहीं, बहुत सारे लोगों के पास है, और सबकी सोच बराबर तो हो नहीं सकती। तो भाई डिविडेंड का डिसीजन कैसे लिया जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना रिकमेंड करें, ये थोड़ा आपको लॉ की जानकारी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं, फिर शेयर होल्डर उसको अप्रूव करते हैं। उससे ज्यादा अप्रूव नहीं कर सकते जितना उन्होंने रिकमेंड किया। तो कितना करें, कैसे करें, उसके लिए ये चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें भी बेसिकली हम लोगों को 3 ज्ञानी लोगों ने अलग अलग अपनी बातें बताई हैं, वो पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए लॉ तो है नहीं, अगर लॉ होता कि इतना डिविडेंड बांटना ही है तो टेंशन ही नहीं, लॉ तो है नहीं, तो हमें क्या करना है? तो इसमें एक हम लोग पढ़ेंगे एमएम अप्रोच। अभी आप कैपिटल स्ट्रक्चर से होके गुजरे हैं, वो यहां पे भी है, वो आपको बहुत जगह पे मिलने वाले हैं। एक पढ़ेंगे वॉल्टर्स मॉडल, एक पढ़ेंगे गॉर्डन्स मॉडल। ये अलग अलग लोग थे, उन्होंने अलग अलग दिशा में बातें कही और अपने हिसाब से फॉर्मुलेज दिए कि अगर आप डिविडेंड बांटेंगे तो शेयर के प्राइस में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, बट उससे पहले थ्योरी से ही शुरू करते हैं। तो डिविडेंड डिसीजंस भी बोल सकते हैं, या डिविडेंड पॉलिसी भी आप इस चैप्टर को बोला जा सकता है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिविडेंड। आप सभी जानते हैं डिविडेंड का मतलब कंपनी ने जो प्रॉफिट्स कमाए उसमें से जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेयर होल्डर्स को, वो होता है डिविडेंड। पढ़ के देखते हैं। द टर्म डिविडेंड refers to that part of profits of a company which is distributed by the company among its shareholder। यानी प्रॉफिट का वो पार्ट, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेयर होल्डर्स को। इट इज द रिवॉर्ड ऑफ द शेयर होल्डर फॉर इन्वेस्टमेंट मेड बाय देम इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर को एक तरीके का रिवॉर्ड है, किसके लिए? जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी, जो रिस्क ली थी शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, उसका रिवॉर्ड है। क्या रिवॉर्ड है? डिविडेंड। इन अदर वर्ड्स,
डिविडेंड क्या है? इट इज द रिटर्न दैट ए शेयर होल्डर गेट्स फ्रॉम द कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन हिज शेयर होल्डिंग। अगर सीए इंस्टीट्यूट की बात करें, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अ डिविडेंड इज ए डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स आउट ऑफ कंपनी, कहां से देती है? प्रॉफिट्स या रिजर्व जो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या है, आइए पढ़ें। द टर्म डिविडेंड पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी, कैसी पॉलिसी सर? कंसर्निंग क्वांटम ऑफ प्रॉफिट, क्वांटम मतलब कितना प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करें एज अ डिविडेंड, यही तो पॉलिसी है। डिविडेंड पॉलिसी मतलब कि कितना प्रॉफिट का कितना हिस्सा कंपनी बांटे डिविडेंड के तौर पे, यही डिसाइड होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी इंप्लाइज दैट कंपनी थ्रू देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इवॉल्व अ पैटर्न। डिविडेंड पॉलिसी का मतलब वो कंपनी क्या कर रही है? एक पैटर्न बना रही है ऑफ डिविडेंड पेमेंट, और ये सोच के कि आज जो करेगी उससे क्या फर्क आएगा भविष्य में, विच हैज ए बियरिंग ऑन फ्यूचर एक्शन। तो आज ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि कल को भी दिक्कत हो। जैसे एमएनसीज में आप जब जॉब करेंगे, और बहुत से लोग बोलते हैं, वहां पे एक नारा बोलते हैं, बने रहो पगला काम करेगा अगला। आप मान लीजिए आपने जॉब करी, आप बहुत अच्छे बन के दिखा रहे, बहुत बढ़िया, आपको जो काम दिया जाता है आप फटाफट कर लेते हैं, बड़े समझदार है। अब आपको जो काम दिया जा रहा है फटाफट कर ले रहे हैं, अगला काम उतनी फटाफट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि काम कभी खत्म होने वाला है जिंदगी में, ठीक है ना? और जब आप और अच्छा परफॉर्म करेंगे, अरे यार ये काम तुम देख लो, तुम बढ़िया देख सकते हो, ये काम तो, और वहीं पे मान लीजिए कोई दूसरा आपका साथ का कलीग होगा, ये सब मैं आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व करेंगे, वो मौज कर कैफेटेरिया में बैठा है, वो बाहर जा रहा है सुट्टा मारने, सुट्टा समझते हैं ना? हाँ, और आप बेचारे, आप अपनी जान दी है जिंदगी में। खैर, डिविडेंड पॉलिसी डिटरमाइन डिवीजन ऑफ अर्निंग्स, अर्निंग्स का डिवीजन किसमें? बिटवीन पेमेंट टू शेयर होल्डर, कितना हम दे दें उनको और कितना रोक लें, कितनी रिटेन्ड अर्निंग। डिविडेंड डिसीजन, देखो अंडरलाइन करो, क्या ये आसान है? कह रहा आसान नहीं है, इज नॉट एन इजी टास्क फॉर द मैनेजर एज डिविडेंड कॉन्स्टिट्यूट द कैश फ्लो दैट एक्रूज टू इक्विटी होल्डर, वेयर एज रिटेन्ड अर्निंग क्या है? देखो डिविडेंड तो क्या है? वो कैश जो किसको मिल रहा है? शेयर होल्डर को। और रिटेन्ड अर्निंग का मतलब है, रिटेन्ड अर्निंग आर वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर फाइनेंसिंग कॉर्पोरेट ग्रोथ। अगर कंपनी को ग्रो करना है तो जिसमें रिटेन्ड अर्निंग का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कब तक बाहर वालों से पैसा लाते रहोगे? खुद का पैसा भी आप कमाओ और लगाओ और अपने बिजनेस को बड़ा बनाओ। बोथ डिविडेंड एंड ग्रोथ आर डिजायरेबल, दोनों चाहिए, बट आर कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स टू ईच अदर। हायर डिविडेंड मींस लेस रिटेन्ड अर्निंग, दैट इज लेस रिटेन्ड अर्निंग मतलब लेस ग्रोथ, एंड वाइस वर्सा, कम डिविडेंड देंगे ग्रोथ ज्यादा। लेकिन चाहिए तो इंसान को दोनों, डिविडेंड भी चाहिए और ग्रोथ भी चाहिए। तो कैसे करें भैया? द फॉर्मुलेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी पॉजेस मेनी प्रॉब्लम्स। ऑन द वन हैंड थ्योरी वुड सीम, एक तरफ अगर देखें, अंडरलाइन करिएगा इसको, ऑन द वन हैंड थ्योरी वुड सीम टू डिक्टेट दैट द फर्म should retain all funds which can be employed at a higher rate than the capitalization rate. On the other hand, stockholder preference must be considered. क्या बोल गए जनाब, समझिएगा। इसी चैप्टर में जैसा मैंने बताया कि एक एमएम पढ़ेंगे, गॉर्डन पढ़ेंगे, एक वॉल्टर पढ़ेंगे। गॉर्डन और वॉल्टर की जो बेसिकली थी, मैं थोड़ा सा भी समझा देता हूं, बाकी तो पढ़ाऊंगा ही। गॉर्डन और वॉल्टर का कहना यह है कि आप डिविडेंड बांटें या ना बांटें, इसके लिए क्या करिए? इसके लिए देखिए कि आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब आप जानते हैं कई, यानी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन कितनी है, और आपकी कंपनी कितना कमा रही है। मतलब मान लीजिए सपोज करिए आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे 100 रुपए के, 100 रुपए के आपने शेयर खरीदे, आपकी एक्सपेक्टेशन है, मतलब के ही है, लेट्स से कितना मान लेते हैं 12%, कि कंपनी 12% कमा करके आपको दे। कंपनी जो कमा रही है, कंपनी का जो रेट है, जो खुद कमा रही है, वो कमा रही है 15%। अब सुनना पूरी बात को, पूरी बात को सुनना। आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा, आपकी एक्सपेक्टेशन थी 12, कंपनी ने कमाया उससे ज्यादा 15। अब जरा सुनना, अब शेयर होल्डर क्या कहता है वो सुनो। अगर हम शेयर होल्डर को पूरा डिविडेंड दे दे 15 रुपए का, 15 हमने कमाए, 15 का दे दें, और शेयर होल्डर को अभी तुरंत पैसों की जरूरत नहीं है, शेयर होल्डर को अभी नीड नहीं है मनी के, मतलब इमीडिएट कोई खर्चा नहीं लगा हुआ, तो शेयर होल्डर क्या करेगा? उस 15 रुपए को भी कहीं पे री इन्वेस्ट करेगा।
और मार्केट में 12% का रिटर्न सब लोग दे रहे हैं। उस 15 रुपए पे मार्केट में, भाई जो इसकी एक्सपेक्टेशन है वो मार्केट के हिसाब से डिसाइड होती है, मार्केट में इस तरीके की कंपनियां 12% का रिटर्न देती हैं, तो वो कहीं पे री इन्वेस्ट करेगा तो उसको मिलेंगे केवल 12% का रिटर्न। उस 15 रुपए पे कंपनी 12% कमा करके देगी। वहीं पे अगर शेयर होल्डर कंपनी से कहे कि कंपनी तुम एक काम करो, तुम हमको डिविडेंड मत बांटो, तुम ये पैसा अपनी ही कंपनी में री इन्वेस्ट कर दो, तुम ये 15 रुपए अपनी ही कंपनी में री इन्वेस्ट कर दो। री इन्वेस्ट करने से होगा क्या, आप अगली बार भी हमें उस 15 पे भी 15% कमा के देंगे। बात समझ में आई? शेयर होल्डर कह रहा है अगर आप हमको 15 दे दोगे आज, तो हम तो मार्केट में जाके कहीं इन्वेस्ट करेंगे, वहां 12 ही कमा पाएंगे, 12%। लेकिन अगर आपने अपने यहां रख लिया तो आप उस पर भी हमको 15 रुपए कमा के दोगे। गॉर्डन साहब की और वॉल्टर की यही थीम है। उन्होंने कहा कि हमेशा करना क्या चाहिए, आपको मार्केट में उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कैपिटलाइजेशन रेट कितना है वो देख लो, और आप कितना कमा रहे हो वो देख लो। अगर आपकी कंपनी का कमाई का रेट ज्यादा है और शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन कम है, यानी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चल रहा है, मार्केट में रेट जो है रिटर्न का वो कम है, आप कमा ज्यादा रहे हो, ऐसे केस में आप जो डिविडेंड बांटो, मतलब जो आप कंपनी कमाए, प्रॉफिट कमाए, उसको डिविडेंड के तौर पे ना बांटो, अपनी ही कंपनी में री इन्वेस्ट कर लो, तो शेयर होल्डर ज्यादा खुश होएगा। समझ पाए? थोड़ा थोड़ा समझ पाए? क्यों शेयर होल्डर क्यों खुश होएगा? आपकी कंपनी ज्यादा कमा रही है, मार्केट में कम रिटर्न मिल रहा है। शेयर होल्डर कह रहा है अगर ये पैसा आप हमको दे दोगे, हम मार्केट में जमा करेंगे, कम रिटर्न मिलेगा, इससे बढ़िया तुम ही रख लो भैया, इस पे भी अगली बार ज्यादा कमा के दे देना। और उल्टा अगर समझें, वाइस वर्सा, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, आपकी कंपनी उतना भी नहीं कमा पाई, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन 12% थी, आपकी कंपनी ने कमाया 9%। अब शेयर होल्डर कहेगा एक काम करो, जितना कमाया उतना तो हमको दे ही दो, अपने पास मत रख लेना, हमको दे दोगे तो हम कहीं उसको इन्वेस्ट करके उस पर 12% कमा देंगे, और तुम्हारे पास ही अगर रखवा दिया तुम अगली बार भी उस पर 9 कमा करके दोगे। समझ में आई? तो कह रहे हैं साहब, एक तरफ तो थ्योरी ये कहती है कि हमें वो सारे पैसे जिसपे हमारी कंपनी का कमाई का रेट ज्यादा है वो कंपनी में रोक लेने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हमें केवल ये नहीं, हमें शेयर होल्डर की प्रेफरेंसेस भी देखनी चाहिए। मतलब सर, शेयर होल्डर की प्रेफरेंसेस का मतलब क्या हुआ? शेयर होल्डर क्या चाहता है? हो सकता है आपकी कंपनी में कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट कर रखा हो जिनको रेगुलर इनकम चाहिए। मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, कोई विडो हो सकती है, उसको अपने रेगुलर खर्चे के लिए डिविडेंड चाहिए। अब अगर आप रोक लोगे तो वो अपने खर्चे कहां से मीट करेंगे? आप समझ रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि डिविडेंड पॉलिसी आसान नहीं है, मतलब आपके लिए आसान है चैप्टर, प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो एक तरीके से एक चीज को करने लगते हैं तो दूसरी चीज निकल जाती है यहां से, तो सबको मिला के चलना पड़ेगा। अब दोबारा पढ़ना, ऑन दी वन हैंड डिविडेंड पॉलिसी पॉजेस मेनी प्रॉब्लम। क्यों? ऑन दी वन हैंड थ्योरी कहती है वुड सीम टू डिक्टेट दैट द फर्म, अब पढ़िएगा लाइन समझ में आएगी, दैट द फर्म शुड रिटेन ऑल फंड्स, वो सारे पैसे रोक ले, कंपनी जितना कमाया अपने में ही री इन्वेस्ट कर ले। कौन से पैसे सर? शुड रिटेन ऑल फंड्स विच कैन बी एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड का मतलब है यहाँ पे इन्वेस्टेड, कंपनी जो री इन्वेस्ट कर सकती है, विच कैन बी एम्प्लॉयड एट ए हायर रेट देन द कैपिटलाइजेशन रेट। अंडरलाइन करो, कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केई, शेयर होल्डर की जो एक्सपेक्टेशन है। कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब होता है केई, केई का ही एक और नाम होता है कैपिटलाइजेशन रेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कह रहे हैं वो सारे पैसे कंपनी रोक लेती, और ये कहती है जिसको कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है एट ए हायर रेट देन द केई। समझ में आ गया ना बात को? ऑन दी अदर हैंड केवल यही नहीं देखना, और क्या देखना है? स्टॉक होल्डर की प्रेफरेंस, स्टॉक होल्डर क्या चाहता है, उसकी क्या उम्मीदें थी, उसको क्या पैसे की जरूरत तो नहीं है, वो भी कंसीडर करनी आपको पड़ेगी। चलें आगे। अब बात आती है सर काइंड्स ऑफ डिविडेंड या फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, कितनी तरीके के डिविडेंड है, किस तरीके के डिविडेंड है, आइए जरा देखते हैं। डिविडेंड कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस फॉर्म्स। डिविडेंड पेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, आमतौर पे जो हम पे करते हैं वो हम बोलते हैं उनको आर नोन एज प्रॉफिट डिविडेंड। अगर आगे ना पढ़े
नाम से समझने की कोशिश करें। प्रॉफिट डिविडेंड मतलब जो कंपनी ने किससे बांटे, आउट ऑफ प्रॉफिट, नॉर्मली उसी से ही बांटते हैं। लेकिन अगर कंपनी, ये तो ऑर्डिनरी कोर्स में आमतौर पे होता है, ऑर्डिनरी कोर्स में, लेकिन अगर कंपनी आउट ऑफ कैपिटल बांट रही है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडेशन डिविडेंड। लिक्विडेशन मतलब होता है कंपनी बंद हो रही है, बाद में जो बच रहा है वो बांट रही है। तो शेयर होल्डर को क्या चाहिए, प्रॉफिट डिविडेंड चाहिए कि लिक्विडेशन डिविडेंड चाहिए? मतलब शेयर होल्डर ऐसी कंपनी में लगाना चाहेगा कि आज हमने लगाया कल को ये कंपनी बंदी हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं चाहेगा। ठीक है। डिविडेंड में ऑल्सो भी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम इन विच दे आर पेड, किस तरीके से आप उसको पे कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने फिगर्स बनाई हुई हैं और एक एक समझाया भी है, मैं समझा दूंगा आपको। डिविडेंड टाइप ऑफ सिक्योरिटी के बारे में इन्होंने दो पार्ट में बांटा, इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। वैसे आप समझते हैं इक्विटी डिविडेंड का मतलब जो आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड का मतलब जो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे हैं। ओल्ड बुक वाले इधर देखते रहिए, कंटेंट में हल्का बहुत इन्होंने मिसमैच किया है, ठीक है ना, लेकिन इधर आप देखते रहे। बेस्ड ऑन टाइम, टाइम के हिसाब से इंटरिम डिविडेंड, और ये क्या होता होगा, इंटरिम डिविडेंड आपने सुना होगा सभी ने, और रेगुलर डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मींस जो साल के बीच में कंपनी को अगर लग रहा है इस बार हमारे पास काफी अच्छी अर्निंग्स हुई हैं, तो वो बुक्स के फाइनलाइजेशन से पहले, फाइनल होने से पहले भी कुछ डिविडेंड बांटना चाहे तो बांट सकती है। तो साल के बीच में अगर बांट रही है तो इंटरिम डिविडेंड है। रेगुलर डिविडेंड जो बाद में ही बांट रही है। मोड ऑफ पेमेंट, किस तरीके से सर डिविडेंड दे सकते हैं? मोड ऑफ पेमेंट, कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड का मतलब पैसा दे रहा है, कैश का मतलब जरूरी नहीं कैश, मे बी बैंक से ही आता है, ठीक है ना, तो पैसा दे रहे हैं। स्टॉक डिविडेंड, ये क्या होता होगा, हम डिविडेंड दे रहे हैं कैश में नहीं, स्टॉक के फॉर्म में। मतलब क्या दे रहे हैं, अपनी कंपनी के शेयर्स, मतलब हमने डिविडेंड के फॉर्म में अपनी कंपनी के बोनस शेयर्स दे दिए आपको, कि भैया आपके पास, जिनके पास 5 शेयर हैं, उनको 1 शेयर हमारी कंपनी बोनस में दे रही है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड हमने जो बांटा वो कैश में ना बांट के कैसे बांट दिया, शेयर्स दे दिए, स्टॉक दे दिया, स्टॉक डिविडेंड। तीसरा होता है स्क्रिप डिविडेंड या बॉन्ड डिविडेंड भी इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, फिर एक एक पढ़ा भी दूंगा आपको। स्क्रिप डिविडेंड या बॉन्ड डिविडेंड का मतलब क्या होता है, सपोज करिए मेरी कंपनी को डिविडेंड बांटना है, लेकिन अभी मेरे पास कैश नहीं है, प्रॉफिट्स हुए हैं बट कैश नहीं। सर ऐसा कैसे हो सकता है, प्रॉफिट्स हुए बट कैश नहीं है कंपनी में? ऐसा इसलिए हो सकता है कि मान लीजिए हमने जो माल बेचा वो उधार में बेचा, अभी कहीं से 5 करोड़ रुपए आने हैं, सेल का पैसा आना है, अभी पैसा हमें लेना है लोगों से, लेकिन प्रॉफिट्स हैं। तो अब कंपनी डिविडेंड बांटना चाहती है, बट बांटे कैसे सर, अभी कैश तो है नहीं। तो कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर का भरोसा जीतने के लिए क्या कर सकती है, वो बॉन्ड्स इश्यू कर सकती है, कि शेयर होल्डर को बॉन्ड दे दिया कि हम आपको इतने रुपए देंगे, हम आपको लेट से, जिसके पास मान लो 1 शेयर है तो उसमें लिख दिया कि हम आपको 2 रुपए देंगे। बॉन्ड समझते हैं ना, बॉन्ड, वो दे दिया शेयर होल्डर को, जिसकी एक फ्यूचर की डेट डाल दी कि इतने महीने बाद देंगे। तो उतने महीने बाद कंपनी आपसे बॉन्ड ले लेगी और पैसा दे देगी, यानी इन द फॉर्म ऑफ एक तरीके का डिविडेंड है। जहां कैश अभी इमीडिएट अवेलेबल नहीं था, वहां पे हमने उसको डेफर करने के लिए क्या किया, बॉन्ड दे दिया। एक तरीका यह भी था कि कुछ नहीं देते, भविष्य में जब होता तब हम दे दें, बट उससे शेयर होल्डर हो सकता है अगेन नाराज हो जाए, उसको नाराज करना नहीं है, शेयर बेचना शुरू कर देगा। तो हम उसको विश्वास जीतने के लिए बॉन्ड डिविडेंड कि हम देंगे सर आपको, बट अभी कैश अवेलेबल नहीं है, एट फ्यूचर डेट पे हम आपको दे देंगे, उसको बोलते हैं बॉन्ड डिविडेंड, बॉन्ड दे दिया। प्रॉपर्टी डिविडेंड, नाम से समझ में आ रहा है, हमने कैश नहीं दिया, हमने स्टॉक नहीं दिया, हमने क्या दे दिए उनको, और कोई एसेट्स दे दिए, कि ये एसेट तुम्हारे को दे देते हैं, हम सारे शेयर होल्डर को एक एक घर दे देते हैं डिविडेंड के तौर पे, ठीक, इस तरीके का। लेकिन आपको डिविडेंड जल्दी कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा प्रैक्टिकली, खासतौर पे इंडिया में तो कहीं पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। कंपोजिट डिविडेंड, नाम से समझिए कंपोजिट डिविडेंड क्या होता होगा। कंपोजिट डिविडेंड में हम कैश भी दे दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी डिविडेंड भी दे दे रहे हैं, कंपोजिट बना है कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। ऑप्शनल डिविडेंड, ऑप्शनल डिविडेंड क्या होता है, ऑप्शनल डिविडेंड का मतलब होता है जहां पे हमने शेयर होल्डर को ऑप्शन दे दिया कि या तो तुम हमसे कैश डिविडेंड ले लो या प्रॉपर्टी डिविडेंड ले लो, वो है ऑप्शनल डिविडेंड। स्पेशल डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड क्या होता है, इस बार कंपनी ने अनएक्सपेक्टेड अर्निंग्स करी, इस बार हमारी कंपनी में बहुत अच्छी अर्निंग हुई जिनकी हमको उम्मीद नहीं थी,
और जो आगे भी जल्दी नहीं होने वाली। मान लीजिए इस बार हमारी कंपनी को एक बल्क ऑर्डर मिल गया गवर्नमेंट से, जिसकी वजह से हमें 10 करोड़ का फायदा हो गया, बट हमें लग रहा है हर साल नहीं होने वाला। अब अगर हम इस साल रेट ऑफ डिविडेंड लोगों को बता देंगे ज्यादा और ज्यादा बांट देंगे, तो आपको बताया ना हर साल उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। तो कंपनी ऐसे में करती क्या है, कंपनी लोगों से कहती है कि सर देखिए, हम रेगुलर डिविडेंड लेट से 12% देते थे, 12% ही देंगे, और इस बार हमने एक्स्ट्रा कमाया है इसलिए 5% और ले लीजिए सर स्पेशल डिविडेंड के नाम पे। कर वो ही रहे हैं, कान ऐसे पकड़िए या घुमा के पकड़िए, बात एक ही है। बट अगर हमने डायरेक्टली 17% बोल दिया तो लोगों की एक्सपेक्टेशन हर बार के लिए 17 हो जाएगी। उससे बेटर है कि हम लोगों को बता दें कि भैया ये 12 तो नॉर्मल रहा और इस बार और कमाया है, ज्यादा कमा लिया इस बार, तो 5 आपको स्पेशल दे देते, बट उम्मीद हर बार के लिए हमसे मत लगा लेना। समझ में आ गई बात? अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी का मतलब जो इक्विटी शेयर्स पे दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर्स पे देंगे। पढ़ते हैं इक्विटी डिविडेंड। द डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स इज कॉल्ड इक्विटी डिविडेंड। रेट ऑफ इक्विटी डिविडेंड आमतौर पे रिकमेंड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अप्रूव करते हैं उसको शेयर होल्डर। प्रेफरेंस डिविडेंड किस पे देते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स पे देते हैं। आमतौर पे एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ सच शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड इज मेंशन्ड व्हिच रिमेन फिक्स्ड इन नेचर। ठीक है ना? अब उसके बाद इंटरिम डिविडेंड और रेगुलर डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता होगा? जो बीच में दे रहे हैं साल के। इंटरिम डिविडेंड इज पेड बाय ए कंपनी फॉर द करंट ईयर बिफोर द अकाउंट्स फॉर दैट पीरियड हैव बीन क्लोज। यानी वो अकाउंट्स अभी क्लोज नहीं हुए थे, उसके पहले हमने डिविडेंड दे दिया। कब देते हैं आमतौर पे? सच डिविडेंड इज पेड व्हेन द कंपनी हैज हैवी अर्निंग ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा खासा पैसा कमाया है तो थोड़ा डिविडेंड अभी ही दे देते हैं। रेगुलर डिविडेंड, रेगुलर डिविडेंड नाम समझ में आ रहा है कि एक रेगुलर रेट पे, एक यूजुअल रेट पे, एक नॉर्मल रेट पे कंपनी हर बार देती है। ठीक है, हम 10% 12% आपको देते हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट यूजुअल रेट इज टर्म्ड एज रेगुलर डिविडेंड। इन्वेस्टर जो रिटायर्ड पर्संस हैं, विडोज हैं, कोई और इकोनॉमिकली वीकर पर्सन है, उनको प्रिफर करते हैं कि ऐसी कंपनी में पैसा लगाएं जो रेगुलर इंटरवल्स में डिविडेंड देती रहती हैं। हाँ जी, रेगुलर डिविडेंड को फाइनल डिविडेंड नहीं कहना चाहिए, कैसा ना कह दीजिए रेगुलर डिविडेंड मतलब कि हम रेगुलरली थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। ठीक है, आप कहना चाहें कह लीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक होगा इक्विटी डिविडेंड होगा तो वो इंटरिम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सब हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि इनमें से कोई एक होगा, ये अलग अलग चीजें। इक्विटी डिविडेंड ही तो या तो इंटरिम होगा या फाइनल होगा। ठीक है ना? फाइनल में भी रेगुलर भी हो सकती है कंपनी, इरेगुलर भी हो सकती है। इरेगुलर बोले तो अभी ये भी आगे इरेगुलर बोले तो जो कंपनी रेट ऑफ डिविडेंड जिसका, हाँ, यूजुअल रेट पे नहीं, कभी ज्यादा दे दिया कभी कम दे दिया। ठीक है, फिर आता है कैश डिविडेंड। बताओ कैश डिविडेंड का मतलब क्या होगा? कंपनी डिविडेंड दे रही है इन द फॉर्म ऑफ कैश, और यही चाहिए सबको, पैसा ही चाहिए। अ कैश डिविडेंड इज ए यूजुअल मेथड, आमतौर पे यही मेथड फॉलो होता है ऑफ पेइंग डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन कैश रिजल्ट्स इन, कंपनी के पास से क्या जाएगा? फंड जाएंगे, कैश में देगी तो रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ फंड एंड रिड्यूस होगी कंपनी के पास पैसे नेटवर्क। ठीक है, बट लोगों को यही चाहिए। उसके अलावा है स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड में कंपनी ने आपको कैश ना देके क्या दे दिए? बोनस शेयर्स में दे दिए। स्टॉक डिविडेंड मींस द इश्यू ऑफ बोनस शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। इससे अभी आपके पास कैश भी नहीं जाता, दूसरा कंपनी के पास से कैश नहीं गया और शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा शेयर्स मिल गए, कल को वो मार्केट में चाहे तो उसको बेच के पैसा ले सकता है। स्क्रिप डिविडेंड और बॉन्ड डिविडेंड, आज आपके पास, कंपनी के पास पैसा नहीं है लेकिन आप डिविडेंड देना चाहते हैं भविष्य में, तो आज आप शेयर होल्डर का भरोसा जीतने के लिए उनको बॉन्ड्स इश्यू कर दीजिए, फ्री में बॉन्ड्स दे दीजिए, कल को बॉन्ड्स मैच्योर कर दीजिएगा, रिडीम कर दीजिएगा, पैसा ले, मतलब बॉन्ड्स लेके पैसा दे दीजिएगा। स्क्रिप बॉन्ड और स्क्रिप डिविडेंड प्रोमिसेस टू पे, एक तरीके का विश्वास है, प्रॉमिस है, टू पे शेयर होल्डर एट फ्यूचर स्पेसिफिक डेट in case company does not have sufficient funds, अभी पैसा नहीं है, to pay dividend in cash, तो वो क्या कर सकती है? नोट्स या बॉन्ड्स इशू कर सकती है। The objective of scrip dividend is to postpone the immediate payment of cash. ऑब्जेक्टिव केवल ये है कि हम अभी इमीडिएट पेमेंट नहीं कर सकते, उसको पोस्टपोन करने के लिए हमने आपको स्क्रिप डिविडेंड दे दिया। ठीक है ना? उसके अलावा आता है प्रॉपर्टी डिविडेंड। ये क्या होता होगा? एसेट्स दे दिए, आगे पूरा पढ़ लो। प्रॉपर्टी डिविडेंड आर पेड इन द फॉर्म ऑफ सम एसेट्स अदर देन कैश, कैश के छोड़ करके कुछ और दे रहे। आगे पढ़ो। इंडिया में होता है? इंडिया में ज्यादा पॉपुलर नहीं है। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एंड आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया। कंपोजिट डिविडेंड,
जहां पे हम थोड़ा कैश भी दे दे रहे हैं और थोड़ा प्रॉपर्टी भी दे दे रहे हैं, वो है कंपोजिट डिविडेंड। अगेन ये भी इंडिया में ज्यादा फैमिलियर है नहीं है, प्रॉपर्टी डिविडेंड जल्दी आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। When dividend is paid partly in cash, partly in the form of property, then it is known as composite dividend. Optional dividend, जहां पे हमने शेयर होल्डर को ऑप्शन दे दिया कि या तो ये ले लो या ये ले लो। Instead of paying composite, if the company gives option to its shareholder, either cash ले लीजिए डिविडेंड के तौर पे या प्रॉपर्टी, तो वो कहलाता है ऑप्शनल डिविडेंड। एक्स्ट्रा या स्पेशल डिविडेंड, जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बढ़िया अर्निंग हो गई जो हर साल नहीं होने वाली, जो नॉन रिकरिंग नेचर की है, तो आपने थोड़ा अलग से और डिविडेंड दे दिया ये बोल के कि ये एक्स्ट्रा डिविडेंड है। तो शेयर होल्डर को पहले से ही पता चल जाए कि एक्स्ट्रा है, हर बार नहीं मिलने वाला, अपनी एक्सपेक्टेशन ना जमा करके बैठ जाना। स्पेशल डिविडेंड इज एन एबनॉर्मल एंड नॉन रिकरिंग फॉर्म ऑफ डिविडेंड when the management of company does not want to make frequent changes in the regular rate। हम रेगुलर रेट को चेंज नहीं करना चाहते और ज्यादा भी देना चाहते हैं, इस बार रेगुलर रेट भी नहीं चेंज करना चाहते, बट कंपनी इज हैविंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो वो क्या करती है, जो प्रॉफिट है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व है उसको डिक्लेयर करती है, क्या बोलते हुए कि ये एक्स्ट्रा डिविडेंड है, स्पेशल डिविडेंड है। यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक, उसके अलावा बाईबैक का भी दिया हुआ है यहाँ पे, स्टॉक रीपरचेज बेसिकली बाईबैक। ओल्ड सिलेबस में ये नहीं दिया है, खैर समझ दोनों ही लें, कभी ना कभी हो सकता है जिंदगी में काम ही आ जाए। ये नाम सुना है क्या आप लोग ने, स्टॉक स्प्लिट? कहीं सुना है? आई थिंक नहीं सुना होगा ना। चलो मैं समझा देता हूं ये क्या होता है। कई बार क्या होता है, बहुत ध्यान समझना, सभी काम आएगा, स्टॉक मार्केट की नॉलेज भी आपको थोड़ी मैं दे देता हूं। कई बार क्या होता है, कुछ कंपनी के शेयर के दाम, भाई बहुत साल हो गए कंपनी खुले हुए, अच्छा परफॉर्म करती जा रही है, आज 15-20 साल हो रहे हैं, कुछ कंपनी के शेयर के दाम मार्केट में बहुत हाई रहते हैं, बहुत हाई। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लीजिए XYZ एक कंपनी देखी, उसका शेयर चल रहा है मान लेते हैं 20,000 रुपए का, 23,000 रुपए का एक शेयर। अब जब शेयर के दाम बहुत हाई रहते हैं ना, तो शेयर होल्डर जिनके पास कम पैसा है वो जल्दी आपका शेयर नहीं खरीदते, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ये होता है कि यार एक शेयर खरीदेंगे 20,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। तो आपके कंपनी में शेयर्स की जो ट्रेडिंग है, शेयर्स की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम समझते हैं, बेची खरीदी, वो बहुत ज्यादा ना होके कम होने लगती है, क्योंकि शेयर होल्डर को बहुत ज्यादा वैल्यू के शेयर्स हैं आपके पास। अब ऐसे में कंपनी करती क्या है, कंपनी स्टॉक स्प्लिट कर देती। स्प्लिट का मतलब होता है अलग अलग करना। मतलब कंपनी करती क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का एक शेयर चल रहा है मार्केट में 20,000 रुपए का, एक शेयर चल रहा है 20,000 का, 20,000 रुपए, ठीक है ना। अब कंपनी करती क्या, कंपनी कहती है यार एक काम करते हैं, स्टॉक स्प्लिट कर देते हैं, तुम एक शेयर हमको दे दो 20,000 वाला, उसके बदले में हम तुम्हें 10 शेयर दे देते हैं, हर शेयर 2-2 हजार वाला। वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, एक शेयर तुम हमको वापस कर दो 20,000 वाला, हम तुमको 10 शेयर दे देते हैं, यानी मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स और डाल दिए। तो 20,000 का एक शेयर की जगह अब 2,000 का एक शेयर हो गया। शेयर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। क्यों नहीं फर्क पड़ा? मेरे पास मान लो नेस्ले का एक शेयर है, 23,000 पे ट्रेड हो रहा है, 20,000 मान लेते हैं, 20,000 पे ट्रेड हो रहा है नेस्ले का शेयर, मेरे को एक शेयर के बदले में 10 शेयर मिल गए, तो 2,000 वाले, मेरे को क्या फर्क पड़ना? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर ऐसा करते क्यों है? इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अब वो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ ह्यूज अमाउंट, वो भी अब इन्वेस्ट करने की एक बार सोच सकता है। वो भी सोच सकता है कि ठीक है, हम भी नेस्ले का एक शेयर खरीद लेते हैं, 2,000 में हो जाएगा, हम भी खरीद लेते हैं, हमारे पोर्टफोलियो में भी नेस्ले होना चाहिए। ये होता है स्टॉक स्प्लिट। तो अच्छी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी जिनके शेयर के प्राइसेस बहुत हाई पहुंच जाते हैं, वो चाहें, मर्जी है तो स्प्लिट कर देती है, यानी मार्केट में और शेयर्स इंट्रोड्यूस कर देती हैं। उससे अपने आप क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं, तो पर शेयर की वैल्यू कम हो जाती है। ओवरऑल वही रहती है, ओवरऑल आपकी वेल्थ में फर्क नहीं आएगा, बट नंबर ऑफ शेयर, एक शेयर जो 20,000 का, उसकी जगह हमने 10 शेयर दे दी। ये 20,000 2,000 में एग्जाम्पल दे रहा हूं, हो सकता है आपकी शेयर चल रहा हो 2,000 का ही, आपको उसको स्प्लिट करना हो, आपको 2,000 के शेयर को 200 का करना हो, 100 का करना हो, तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। स्टॉक स्प्लिट मींस और शेयर इंट्रोड्यूस करना, जिससे कंपनी के केवल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं?
इसी का जस्ट उल्टा होता है रिजर्व या रिवर्स बोलेंगे, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट क्या होता होगा? ऐसी कंपनी जिसके शेयर के प्राइस बहुत कम चल रहे हैं, वो मर्ज कर देती है। उसके शेयर का प्राइस, एक शेयर चल रहा है 5 रुपए का, वो कहती है कि 2 शेयर के बदले में हम 1 शेयर दे देते हैं तुमको। नहीं समझे? एक कंपनी जिसके शेयर का प्राइस चल रहा है लेट्स से 5 रुपए पर शेयर मार्केट में, 2 शेयर है आपके पास 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से। कंपनी कहती है एक काम करते हैं, 2 शेयर हमको वापस करो, हम तुमको 1 शेयर दे देते हैं। कितने रुपए वाला? 10 पर शेयर। अगेन तुम्हारी वेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट कंपनी की इज्जत मार्केट में थोड़ी सही हो सकती है। अब जो नए लोग देखेंगे, हो सकता है अगर वो बहुत ज्यादा हिस्ट्री ना देखें, वैसे सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन बहुत से इन्वेस्टर कहां इतना एनालिसिस करते हैं। उनको लगेगा हाँ ठीक है कंपनी, क्योंकि बहुत सस्ते शेयर भी कई बार लोग खरीदने में डरते हैं। हर तरीके के लोग हैं, कुछ लोग प्रीफर करते हैं, कुछ लोग डरते भी हैं कि कंपनी का यार बेकार है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है। इसको कहते हैं उल्टा, रिवर्स्ड स्टॉक स्प्लिट। समझ में आई बात? अब पढ़ के देख लीजिए स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट्स, स्टॉक स्प्लिट इज अ डिसीजन बाय ए कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। काहे का डिसीजन है? टू इंक्रीज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। कैसे सर इंक्रीज कर रहे हैं? बाय इशूइंग मोर शेयर टू करंट शेयर होल्डर। और शेयर दे दिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इन्हें 2 for 1 स्टॉक स्प्लिट यानी रेशियो दिया। एग्जाम्पल है 2 for 1, मतलब हर एक शेयर के बदले में हम आपको 2 शेयर दे देते हैं। तो हर एक शेयर अगर मार्केट में अभी 2000 रुपए का है, हम बदले में आपको 2 शेयर दे दे रहे हैं, तो अब कितने का हो जाएगा? हर एक शेयर 1000 रुपए का हो जाएगा। अगर आपके पास एक शेयर है 2000 वाला, आप हमको वापस कर दीजिए, हम आपको 2 शेयर दे देते हैं। वैल्यू में कोई अंतर नहीं करेंगे, 2 शेयर दे दे रहे हैं, लेकिन अब वो 2 शेयर 2000 रुपए पर शेयर नहीं होंगे, कितने के हो जाएंगे? 1000 रुपए पर शेयर हो जाएंगे। आपको ट्रेड करने में आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन 2 for 1 स्टॉक स्प्लिट, अ शेयर होल्डर रिसीव्स एन एडिशनल शेयर फॉर ईच शेयर हेल्ड। सो इफ अ कंपनी हैड 10 मिलियन शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर द स्प्लिट, एक कंपनी जिसके मार्केट में 10 मिलियन शेयर्स आउटस्टैंडिंग है स्प्लिट से पहले, आज वो 2:1 के रेशियो में स्प्लिट कर रही है, यानी हर एक शेयर के बदले में 2 शेयर दे रही है, तो 10 मिलियन की जगह कितने मिलियन हो जाएंगे? 20 मिलियन हो जाएंगे। इट विल हैव 20 मिलियन शेयर्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर अ 2 for 1 split. Generally a company announces a stock split कब अनाउंस करती है? जाहिर सी बात है, मार्केट में अगर आपके शेयर का दाम ज्यादा चल रहा होगा तो स्टॉक स्प्लिट करेगी, कि कम चल रहा होगा? ज्यादा, अनएक्सेप्शनली हाई, इतना हाई पहुंच गया कि जल्दी लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे उस पे। कह रहा है जनरली अ कंपनी अनाउंसेस अ स्टॉक स्प्लिट व्हेन द प्राइस ऑफ शेयर हैज राइजन टू द पॉइंट, इतना बढ़ गया है that it might be unappealing to the investor who are more comfortable with lower price security। कि वो भैया उसने शेयर देखा, आपके शेयर चल रहा है 50,000 रुपए का, उसने बंद कर दिया, नहीं ये कंपनी तो लेंगे नहीं, हमारी औकात के बाहर है, पूरे एक शेयर लेने 50,000 घुस जाएंगे, तो वो दूसरी कंपनी ढूंढेगा। तो आप क्या कर सकते हैं? और स्टॉक स्प्लिट कर सकते हैं, ताकि आपकी कंपनी में भी लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। फॉर इन्वेस्टर इट कैन बी प्रिटी एक्साइटिंग टू हियर। इन्वेस्टर के नजरिए समझिए, देखिए इन्वेस्टर को एक्चुअल पोजीशन समझिए पहले। एक्चुअल पोजीशन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? वैल्यू उतनी है। बट जो इन्वेस्टर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, उनको कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा कि यार स्टॉक स्प्लिट हुआ है, हमारे पास एक शेयर था, अब हमारे पास कितने शेयर हो गए? 2 हो गए। यानी उनको अंदर ही अंदर खुशी होगी। ये समझ में आई? ये सब मोह माया है, एक्चुअल में खुशी है नहीं कुछ। आपको दिख रही है सर? क्लियर हो गई बात मेरी? एक के बदले में 2 मिले, लेकिन वैल्यू तो उतनी है ना, लेकिन कुछ शेयर होल्डर को बड़ी खुशी होगी। ये लिखा है फॉर इन्वेस्टर इट कैन बी प्रीटी एक्साइटिंग टू हियर दैट अ स्टॉक यू ओन इज अबाउट टू स्प्लिट, because a share price that is too high is a good problem to have and one that is typically confronted by successful and growing companies। बात समझ में आई? यानी जो सक्सेसफुल ग्रोइंग कंपनीज है उन्हीं के साथ तो स्टॉक स्प्लिट होगा। खराब कंपनी थोड़ी ना स्टॉक स्प्लिट कभी करती है। जो सक्सेसफुल कंपनी उन्हीं के तो शेयर के मार्केट के दाम ज्यादा होंगे, वही तो स्टॉक स्प्लिट करेगी। एग्जांपल देखते हैं, उन्होंने एक अच्छा एग्जांपल लिया। सपोज अ कंपनी हैज 2000 स्टॉक्स, ईच स्टॉक इज वर्थ ₹20। लिया भी तो 20 रुपए का, चलो कोई बात नहीं। 2000 शेयर हैं, हर एक शेयर मार्केट में 20 रुपए का। नाउ इफ द कंपनी वांट्स टू इंक्रीज नंबर ऑफ स्टॉक देन इट विल स्प्लिट देम। दिस मींस दैट द टोटल नंबर ऑफ स्टॉक इंक्रीजेस बट देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ दीज स्टॉक। मान लीजिए सपोज कंपनी स्प्लिट कर रही है इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब जरा समझिए 2:1 का मतलब समझिए। अभी क्या है? अभी नाउ यानी आपके पास अभी क्या चल रहा है?
अभी आपके पास 2000 मार्केट के में शेयर्स हैं, हर एक शेयर ₹20 ईच है, यानी टोटल की बात करें तो टोटल कितने अमाउंट के मार्केट में शेयर है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो आपका है 40,000 मार्केट कैपिटलाइजेशन समझते हैं, जितनी आपकी टोटल वर्थ है। आपने 2:1 के रेशियो में स्प्लिट कर दिया, दैट मींस अब 2000 शेयर थे, उसके बदले में कितने मिल गए, टोटल हो गए 4000, हर एक शेयर के बदले में 2000, हर एक शेयर के बदले में 2 शेयर, तो 2000 शेयर के बदले में 4000 शेयर। अब 4000 शेयर के हर शेयर 20 रुपए का ही रहेगा, 10 ईच हो जाएगा। जब हर 2 के बदले में 1 मिल गया तो जो शेयर 20 का चल रहा था वो कितने का हो जाएगा, 10 का, टोटल वर्थ 40,000। यानी कोई फर्क मार्केट कैपिटलाइजेशन में नहीं पड़ता हुआ, बट लोगों के लिए ट्रेडिंग करना इजी हो जाएगा कि 20 का शेयर अगर उनको महंगा लग रहा था तो हो सकता है लोगों के दिमाग में आए कि 10 का शेयर सस्ता है। समझ में आई बात, खरीदना आसान लगेगा लोगों को। अर्लियर एक स्टॉक 20 रुपए का था, अर्लियर एक स्टॉक 20 रुपए का था, और आफ्टर अ 2:1 स्प्लिट एक स्टॉक 10 रुपए का हो जाएगा। सर ये 10 रुपए कैसे निकाले जाते हैं, ऐसे निकाला जाता है कि पहले एक शेयर 20 रुपए का था, आप हर एक शेयर के बदले में कितने शेयर दे रहे हो आज, 2, एक शेयर 20 रुपए का, ऐसे देखो ना, एक शेयर कितने का है, 20 का है, आप हर एक शेयर के बदले में कितने दे रहे हो, 2, तो डिवाइड बाई 2, हर एक शेयर अब कितने का हो जाएगा, 10, यानी जितने रुपए का पहले था डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर जितने आप हर एक शेयर के बदले में दे रहे हैं, दैट इज प्राइस पर शेयर 20 डिवाइड बाई नंबर ऑफ पार्ट जिसमें आप स्प्लिट कर रहे हो, दैट इज 2 से डिवाइड करेंगे तो 20/2 ये बोला है, इसलिए 10 आया। दिस मींस नंबर ऑफ स्टॉक्स अब कितने हो जाएंगे मार्केट में, 4000 शेयर, मैंने ऊपर भी लिखा है ये 4000, और टोटल कॉस्ट तो लेकिन वही रहेगी 40,000 की। कोई डाउट, इन्होंने रीजन भी बताया है क्यों कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है, देखते हैं जरा क्या क्या रीजन है, ऐसा कंपनी क्यों करती है। One of the basic reason behind the stock split is the inability of investor to afford the share। इतना महंगा हो गया कि शेयर होल्डर अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो आपने स्प्लिटिंग कर दी, शेयर के प्राइसेस कम हो गए, शेयर होल्डर आसानी से खरीद सकता है। Once the share price hit a specific high price, company decided to go for a stock split since it will allow more investor to own stocks at a lower price। दूसरा, once the number of share increases, एक बार नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो गए तो लिक्विडिटी भी मार्केट में लोगों की क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि अब आसानी से खरीदी बेची हो पाएगी। अभी हमारे पास शेयर था 50,000 रुपए का, एक शेयर हमने खरीद रखा था, हमें बेचना था, हो सकता है मार्केट में वॉल्यूम ही ना हो, खरीदारी ना हो, हम बेचेंगे कैसे। वहीं पे अगर 50,000 शेयर अब 5,000 शेयर 5,000 रुपए का हो गया तो खरीदार काफी होंगे मार्केट के अंदर, हमारी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अभी क्या होता है, अगर हमें अभी 5,000 रुपए की जरूरत थी तो हमें लेकिन पूरा शेयर बेचना पड़ता है, एक शेयर आधा शेयर तो बेचेंगे नहीं, 50,000 ही चाहिए, जरूरत थी 5,000 की, अब स्प्लिट हो गया 5,000 में हो गया, तो 5,000 की जरूरत है तो हम पूरे सारे शेयर थोड़ी ना बेचेंगे, एक शेयर बेच देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तीसरा, नंबर ऑफ शेयर इन्वेस्टर के पास क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। चौथा, समटाइम स्प्लिट इसलिए भी किया जाता है टू मीट मिनिमम क्राइटेरिया टू स्टे लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज। हो सकता है स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट हो कि मिनिमम इतने नंबर ऑफ शेयर्स होने चाहिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाने के लिए भी कई बार कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है। यहां तक कोई डाउट। इसके बाद इन्होंने बाईबैक समझाया हुआ है, शेयर रीपरचेज मींस कंपनी अपने शेयर वापस खरीद रही है। कंपनी लॉ का मैटर है, अभी तक कंपनी लॉ में पढ़ा है क्या आप लोग ने बाईबैक, कि अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी आएगा आगे टॉपिक। बाईबैक क्या होता है, वैसे तो इक्विटी शेयर्स, थोड़ा बहुत बाईबैक सुना है कि सुना भी नहीं है, सभी ने सुना है, हाँ ठीक। वैसे तो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा जो वापस होता है वो तो कंपनी जब बंद होती है उस समय पे होता है, उससे पहले तो कोई रिडेम्पशन की हमारे आपके बीच में कोई बात ही नहीं थी, आप ही मालिक है कंपनी के, आपके पैसा कैसे अब रिडीम कर दें। जैसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो तो रिडीमेबल ही होते हैं, इरिडीमेबल तो हो नहीं सकते। डिबेंचर्स रिडीमेबल होते हैं, इरिडीमेबल हो नहीं सकते, लेकिन इक्विटी शेयर तो इरिडीमेबल होते हैं। इरिडीमेबल मींस दैट विल बी रिडीम्ड बट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, उससे पहले नहीं। बट आज अगर कंपनी के पास सरप्लस पैसा पड़ा है, कंपनी देख रही है यार एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है और इतने कैश की जरूरत नहीं है, तो कंपनी अपने ही शेयर्स मार्केट से बाई बैक कर सकती है। बाई बैक नाम से समझिए, अपने ही शेयर वापस खरीद सकती है, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रोविजन जो कंपनी लॉ में आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। बाई बैक कंपनी आमतौर पे तब करती है
और तब भी कर सकती है, मतलब जब उसको लग रहा है कि उसके शेयर मार्केट में कम रेट पे ट्रेड हो रहे हैं, अंडर वैल्यूड चल रहे हैं। प्रैक्टिकली आप समझने की कोशिश करिए, एक तो लॉ हो गया अलग, नॉर्मल कंपनी को दिख रहा है मार्केट में यार मेरे शेयर की वर्थ होनी चाहिए 2000 की, इस समय 1500 का चल रहा है, क्यों ना अपने ही शेयर बाईबैक कर लें, तो हमें देने कितने पड़ेंगे? 1500। 1500 में छुटकारा मिल जाएगा हमको, नंबर ऑफ शेयर भी हमारे कम हो जाएंगे। नहीं समझे? एक कंपनी क्या हुई, बाईबैक करी मतलब खरीद रही है ना। कोई भी इंसान खरीदता कब है? जब मार्केट में रेट कम चल रहा हो, तो तब भी खरीद सकती है। या कंपनी के पास लेट से इस बार बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो गया, विंडफॉल गेन भी जिसको बोलते हैं। अब कंपनी के पास अच्छा प्रॉफिट हो गया, अब कंपनी क्या कर सकती है? या तो डिविडेंड बढ़ा के दे दे, लेकिन डिविडेंड बढ़ा के देने में डर है, हर बार उनकी एक्सपेक्टेशन ना बढ़ जाए। आज बढ़ा के दे दिया, कल कैसे बढ़ाएंगे, कल दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे पता नहीं। दूसरा क्या कर सकती है, आज अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो गया, अपने मार्केट से शेयर खरीद लाए, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए, कल को डिविडेंड कम ही देना पड़ेगा, ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर जब कम हो गए। तो कल को अगर अनएक्सपेक्टेड गेन नहीं भी हो तो भी कोई टेंशन नहीं। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं या रीजंस हो सकते हैं, कह सकते हैं बाईबैक करने के। अब पढ़ के देखते हैं, शेयर रीपर्चेज दैट इज बाईबैक। पढ़िए, अ स्टॉक बाईबैक occurs when a company buy back its shares from the marketplace, अपने शेयर्स खरीद रही है, मार्केट से वापस ला रही, खरीद रही है, विथ अपने पास जो एक्यूमुलेटेड कैश था, जो उसके पास रिजर्व पड़ा था, उससे खरीद के ला रही। ऑल्सो नोन एज, इसका और क्या नाम है? शेयर रीपर्चेज को ऑल्सो क्या बोलते हैं? स्टॉक बाईबैक। अलाउज अ कंपनी टू री इन्वेस्ट इन इटसेल्फ, यानी स्टॉक बाईबैक का मतलब है कंपनी अपने ही पैसे में वापस ला रही है, तो अपनी कंपनी के शेयर्स खरीद रही, री इन्वेस्ट कर रही है। रीपर्चेज शेयर्स आर एब्सॉर्ब बाय द कंपनी, कंपनी खरीद रही है, उसको खत्म कर रही है, उससे क्या होगा? रेड्यूसिंग, अंडरलाइन करिए, मार्केट में आपके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या हो गया? कम हो जाएंगे, बिकॉज देयर आर फ्यूअर शेयर्स ऑन द मार्केट, रिलेटिव ओनरशिप स्टेक हर एक इन्वेस्टर का इंक्रीज हो जाएगा। ओनरशिप स्टेक इंक्रीज हो जाएगा मतलब नंबर ऑफ शेयर तो कम हो रहे हैं, तो ओनरशिप स्टेक तो कम होना चाहिए, इंक्रीज कैसे हो गया? इंक्रीज ऐसे हो गया कि मान लीजिए, सपोज करिए, ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल से, एक छोटा सा एग्जाम्पल से, मान लीजिए एक कंपनी है जिसके ये 5 शेयर होल्डर है, फॉर एग्जाम्पल ABCD 5 शेयर होल्डर है, और सबके पास 20,000 शेयर्स हैं। 20,000 शेयर इक्वल मान लेते, थोड़ी देर समझाने के लिए, यानी कंपनी के टोटल शेयर कितने बेटा? 1 लाख, जिसमें से ये 20% का मालिक है, ये 20% का मालिक है। अगर मालिकाना हक निकाले तो कैसे निकाल रहे हैं? ये 20% कैसे निकाल रहे हैं? 20,000 शेयर आपके पास हैं, डिवाइड बाई 1 लाख शेयर इंटू 100, 20% के मालिक हैं सभी लोग। अब कंपनी ने क्या किया? अपने शेयर्स बाईबैक कर लिए, 20,000 शेयर बाईबैक कर लिए, और किससे कर लिए? मान लेते हैं ई से कर लिए बाईबैक। जैसे ही कंपनी ने ई से बाईबैक कर लिया, अब शेयर होल्डर कितने बचे? ABCD 4, नंबर ऑफ शेयर उतने ही रहे, ए के पास 20,000 थे, बी के पास 20,000, सी के पास 20,000, डी के पास 20,000, लेकिन ई के शेयर बाईबैक हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग जो थे वो कम हो गए, 80,000 शेयर हो गए। अब अगर मालिकाना हक देखें तो अब ये 25% के मालिक बन गए हैं सब, स्टेक बढ़ गया। नहीं समझ में आया? नंबर ऑफ शेयर कम हुए, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे अगर उनके पास उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स हैं तो उनका स्टेक बढ़ गया। रीजन मीन टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कम हुआ, आपकी होल्डिंग उतनी ही रही, आपका स्टेक तो बढ़ेगा ही। गई बात दिमाग में? ये लाइन ये लिखी है, द रिलेटिव ओनरशिप स्टेक ऑफ ईच इन्वेस्टर इंक्रीजेस। क्यों सर बाईबैक क्यों करती है? रीजन क्या है उसके पीछे? अच्छा रीजन देख लेते हैं। द बोर्ड माइट फील कि कंपनी के स्टॉक अंडर वैल्यूड चल रहा है, सस्ता चल रहा है इस समय मार्केट में, तो एक गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, यार खरीद लो ना जल्दी से। दूसरा, इन्वेस्टर ऑफन प्रिसीव अ बाईबैक एज एन एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्फिडेंस बाय द कंपनी। हो सकता है कंपनी जब बाईबैक करे तो इन्वेस्टर को भी एक कॉन्फिडेंस हो कि यार कंपनी के पास मतलब पैसा है, कंपनी अच्छी है, यानी आज अगर कंपनी बाईबैक करने की हिम्मत रख रही है तो कल को कंपनी डूबेगी नहीं जल्दी, क्योंकि कंपनी के पास पैसा नहीं होता तो कोई कंपनी बाईबैक करने की हिम्मत नहीं करती, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो सकता है। तीसरा, अगर इस बार एक्सेस कैश आया, एक विंडफॉल है, विंडफॉल का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड गेन, हवा का झोंका, हर बार नहीं होता,
इस बार कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन हो गया, लॉटरी लग गई, गवर्नमेंट ऑर्डर मिल गया, मतलब कुछ ऐसा प्रॉफिट जो हर बार नहीं होने वाला। कोविड आया, आपका मास्क का बिजनेस था, सैनिटाइजर का बिजनेस था, चमक पड़ा, है ना, 1-2 साल बढ़िया चमक पड़ा। फिर जैसे ही कोविड गया, लोग कह रहे हाथ धोना तो छोड़ दिया लोगों ने, सैनिटाइजर क्या यूज करेंगे। अब समझे बात को, तो विनफॉल गेन हुआ। अब कंपनी हो सकता है ऐसे ही चाहे तो या तो डिविडेंड बांट दे, लेकिन डिविडेंड बांट दिया तो क्या हो जाएगी, एक तरीके की कमिटमेंट हो जाएगी लोगों के साथ कि फिर हर बार देंगे, हर बार कहां से देंगे जब प्रॉफिट नहीं होंगे। तो कह रहा है कंपनी में नॉट वांट टू कमिट पेइंग अ डिविडेंड, कंपनी उससे हो सकता है डिविडेंड बांटना ना चाहे, तो क्या कर सकती है, वो डिविडेंड बांटने के बर्डन से बचना चाहती है, तो वो क्या कर सकती है, शेयर्स बायबैक कर ली, दैट इज इंक्रीजिंग इन एग्जिस्टिंग डिविडेंड ऑनगोइंग बेसिस पे नहीं चाहती है। क्योंकि अगर कर दिया तो लाइन, अगली लाइन पढ़ना क्या होगा, एन ऑनगोइंग डिविडेंड कैन बर्डन अ कंपनी, अगर बढ़ा दिया डिविडेंड ड्यूरिंग लीन टाइम्स, यानी जिस समय प्रॉफिट नहीं होंगे उस समय कंपनी के लिए बर्डन हो जाएगा। और अगर आप नहीं दे पाए फिर आगे डिविडेंड, तो इन्वेस्टर क्या हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा, अगर आपने उसको कट कर दिया, कम कर दिया डिविडेंड को। तो यहां तक बात समझ में आई। उसके अलावा डिविडेंड दोगे, शेयर होल्डर के ऊपर टैक्स बर्डन आएगा, डिविडेंड वो टैक्सेबल कराना पड़ेगा उसको, उस टैक्स के बर्डन से भी बच जाएगा शेयर होल्डर अगर आपने कंपनी के शेयर बाईबैक कर लिए। The company large shareholder may not want extra tax burden of an increased dividend. इसके अलावा कंपनी में wish to offset the dilution caused by generous employee stock option plan, हो सकता है आपने ESOP इश्यू करे हो, ESOP समझते हैं थोड़ा बहुत, एम्प्लॉइज को शेयर आपने दिए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मतलब एम्प्लॉइज को ऑप्शन दिया था शेयर खरीदने का कि आप मेरी समझ सुना है ESOP, पढ़ा है, आया कंपनी लो, थोड़ा समझा देते हैं। अच्छा ESOP, ESOP क्या होता है, जैसे एक कंपनी में जब एम्प्लॉय काम करता है तो वो एम्प्लॉय की तरह काम करता है, मतलब उसको अपनी तनख्वाह चाहिए, मालिक का प्रॉफिट हो ना हो उससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं, भाई हमें हमारी तनख्वाह चाहिए। अब मान लीजिए जैसे आपकी बात करते हैं, जैसे आप जब क्लासेस में बैठते हैं तो कुछ बच्चे, पता चले कोई कुर्सी का पेंच ही खोल रहा है नीचे से धीमे धीमे, तो उसको तोड़ने में लगा, तोड़ के जाएंगे। लेकिन वहीं पे जब आप घर पे बैठते हैं सोफे पे, तो ऐसा थोड़ी ना करते कि चाकू लेके बैठते पीछे धीमे धीमे उसको खोदते जा रहे हैं, क्योंकि वो आपको बताया कि वो आपका अपना है, और यहां आपको बताया अगर नुकसान हुआ तो सर का होगा, है ना, ह्यूमन टेंडेंसी। सेम एम्प्लॉय की बात करते हैं, अब एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा है, कोई रॉ मटेरियल खराब हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बर्बादी भी हो रही है, मान लो मार्कर बना रहा है, पेन बना रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इंक डालनी है, वो मग्गे से भर कैसे डाल रहा है, 2 बूंद इसमें जा रही है बाकी जमीन फैली हुई, कह रहे जाने तो मालिक बर्बाद है, हमसे क्या लेना देना। अब उतना मन लगा काम कर नहीं रहा है। दूसरा एक जो दिक्कत और आती है आज की तारीख में, जो बड़ी समस्या है एम्प्लॉय के बारे में, वो लेबर टर्नओवर की बड़ी दिक्कत है। लेबर टर्नओवर मतलब होता है कि एम्प्लॉय आपको छोड़ करके दूसरी कंपनी में चला जाता है। जब हम लेबर टर्नओवर की बात करते हैं ना, बहुत बड़ी समस्या है आज की तारीख में इंडस्ट्री में। उससे प्रॉब्लम क्या होती है, मान लीजिए हमने अपने यहाँ कोई एम्प्लॉय रखा, पहले उसको ट्रेनिंग दी, भाई अपने कल्चर में ढालना, उसको समझाना हम किस तरीके की प्रोडक्ट लाइन में डील करते हैं, है ना, आपको कस्टमर से कैसे बिहेवियर रखना है ना, क्या बात करनी है क्या नहीं करना है, उसको समझाने में ट्रेनिंग में टाइम लगता है, कई बार कॉस्ट भी लगती है। जैसे आपकी भी जब जॉब लगेगी एमएनसी वगैरह में, आप जब जॉब करेंगे तो बहुत सारी कंपनियां 2-3 महीने आपको केवल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी, आपको सिखाएंगी ऐसे कपड़े पहन के आने हैं, टी शर्ट नहीं पहन के आनी है, ऐसी कोटेशन लगी टी शर्ट मत पहना आना, अपने को क्या लेना देना दुनिया से, हम है ही नहीं इस दुनिया में। आपको ट्रेनिंग सिखाएगी, आपको देगी कैसे बैठना है, क्या करना है, किससे कैसे बात करनी है, अपने कल्चर के बारे में समझाएगी। और उस 1-2 महीने में जब आपको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, आपको सैलरी भी दे रही होगी, सैलरी भी दे रही है, काम भी अभी आपसे नहीं करवा पा रही, क्योंकि पहले आपको वो थोड़े सा समझाने की कोशिश कर रही कि हम क्या चीज में डील करते हैं क्या नहीं करते हैं। और फिर जब आप समझे 2-4-6 महीने हुए, आपको कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, आप कंपनी को बाय बाय करके निकल लेंगे, जाहिर सी बात है, आपको बढ़िया कहीं सैलरी और मिलने लगी, छोड़ देंगे। और कंपनी की तो दिक्कत है यार, हमारी तो कॉस्ट लग रही है, लेबर टर्नओवर की कॉस्ट आई है, आपको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में हमारा खर्चा है वो अलग, उसके अलावा हम नया एम्प्लॉय रिटेन करेंगे, फिर नए सिरे से काम करेंगे उस पर अलग। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं, कैंपस प्लेसमेंट समझते हैं ना,
उस कैंपस प्लेसमेंट में कंपनियां कई बार, जहां अच्छी जगह अगर कैंपस प्लेसमेंट जाते, कंपनियां पैसे देती हैं कैंपस प्लेसमेंट में आने के लिए। जैसे लेट्स से इंस्टीट्यूट पैसे लेता है, अगर वो अच्छी स्ट्रांग पोजीशन पे है तो वो पैसे लेता है कि आपको हम कैंपस प्लेसमेंट में XYZ कंपनी, आपको हमारी कंपनी में आना है, हमारे प्लेसमेंट में आना है कैंपस प्लेसमेंट, तो 5 लाख रुपए की हमारी कॉस्ट है, वो दीजिए। कंपनी वो देती है। कैंपस प्लेसमेंट में आती हैं, लोगों को रिक्रूट करके लेके जाती हैं, खर्चा हो रहा है, लोग 2 4 5 10 महीने 1 साल 2 साल काम कर रहे हैं, छोड़ के निकल जा रहे हैं। तो ये पढ़े लिखे लोगों में भी दिक्कत है, मैनुअल लेबर में भी दिक्कत है। मैनुअल लेबर हमने रखा, उसको समझाया, अपना कल्चर समझाया, कैसे कैसे काम होना है, तुमको काम क्या करना है पूरा, उसको हमने ट्रेन किया, छोड़ के निकल गया। दूसरा अगर रुक भी रहा है तो अपना समझ के काम नहीं कर रहा है। इसलिए कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां टाइम टू टाइम लॉलीपॉप देती रहती हैं। जैसे अभी आप एमएनसी में जाएंगे ना, तो एमएनसीयां क्या करती हैं, वो आपकी सैलरी तो ही, उसके अलावा वो धीमे से आपको ना बोनस डिक्लेयर कर देंगी कि अगर आप हमारी कंपनी में ये 6 महीने रुकोगे तो 6 महीने बाद आपके खाते में 1 लाख रुपए आएंगे। सैलरी जो आ रही वो तो आती रहेगी, 1 लाख रुपए आएंगे। अब आप जल्दी छोड़ोगे नहीं, आपको अगर 6 महीने तक तो रुक जाते, नहीं तो 1 लाख चले जाएंगे, है ना। 6 महीने बाद 1 लाख आ जाएंगे, आप खुश। फिर तुरंत कुछ और डिक्लेयर कर देगी कि आप मेरी कंपनी में रुकोगे तो हम आपको, इतने महीने रुकोगे, इतने साल रुकोगे, तो हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि मेरी कंपनी के शेयर खरीद लेना। हम इतने शेयर तुमको दे देंगे, जो मार्केट में लेट से चल रहा है 500 रुपए का एक शेयर, हम तुमको दे देंगे 10 शेयर अपनी कंपनी के 50 रुपए में, केवल 100 शेयर दे देंगे लेट से 50 रुपए में केवल पर शेयर। लेकिन 3 साल रुकोगे तो, अगर 2 साल रुकोगे तो, 1 साल रुकोगे तो, डिपेंड करता है कंपनी को। अब फिर इसके एम्प्लॉय जल्दी नहीं छोड़ के जाएगा। ये होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। दूसरा, एम्प्लॉय मन लगा के काम करेगा कि यार अब मैं भी इस कंपनी का कहीं ना कहीं मालिक बनने वाला हूं, मैं और मन लगा काम करता हूं। आज जो शेयर मार्केट में 500 का है, हमें 50 मिलने वाला है, हम मन लगा काम करें ताकि जब हमें मिले तो वो 500 का ना होकर के 800 900 1000 रुपए का हो रहा हो मार्केट में, हम भी तो बढ़ रहे हैं। और मन लगा काम करें, कंपनी का प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट, हम भी मालिक है कंपनी के। ये होता है स्टॉक, ठीक है ना। तो अगर आपने लेट से स्टॉक इशू किए हैं, इंप्लॉइज को शेयर दिए, तो एक तरफ आप इंप्लॉइज को शेयर दे रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ रहे हैं, और वहीं पे आपको मार्केट से अगर बैलेंस बनाने के लिए कम करना है तो आप बाईबैक भी कर सकते हैं, तो आपका बैलेंस बन सकता है। ये लिखा है यहाँ पे बाईबैक का एक और रीजन, द कंपनी मे विश टू ऑफसेट डाइल्यूशन कॉज्ड बाय जनरस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP। ठीक है, अभी तक में कोई डाउट? उसके बाद इफेक्ट ऑफ शेयर परचेज, ये तो समझ में आता है। शेयर अगर देखो इसमें क्या है, मैं आपको समझाऊं। शेयर अगर कंपनी अपने बाईबैक कर लेगी, उससे क्या होगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का एक तो ओनरशिप का स्टेक बढ़ रहा है, आपको सिखाया था 20% की जगह 25%। दूसरा, उनका ईपीएस भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। अर्निंग पर शेयर कैसे बढ़ जाएगा? कंपनी के पास सरप्लस पैसा था जो कंपनी यूज नहीं कर रही थी, उससे उसने शेयर्स बाईबैक कर लिए। नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में आउटस्टैंडिंग थे वो कम हो गए। कंपनी लेट से पहले कमाती थी 1 लाख रुपए, आपने सीखा है ना, आप समझदार हैं पूरा। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर की बात कर रहा हूं, EBIT लेस इंटरेस्ट, EBIT पूरा बोलूं कि आपको याद है ना। करनी कमाती थी मान लो 1 लाख रुपए, और पहले नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग थे 10,000, तो जो अर्निंग पर शेयर आता था वो आता था 10 रुपए। अब क्या है, कंपनी ने बाईबैक कर लिया, लेकिन सरप्लस पैसे से बाईबैक किया, जिससे कंपनी के अर्निंग में कोई फर्क पड़ा नहीं। कंपनी कमा अभी भी 1 लाख रही है, लेकिन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मान लो मार्केट में हो गए 8,000। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ईपीएस बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डिनोमिनेटर कम हो गया, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कम हो गए, तो एक ये भी फायदा है, ईपीएस बढ़ गया, या जिसको CFPS दैट इज कैश फ्लो पर शेयर बढ़ गया, तो एक ये भी फायदा है। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं यहां पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। कुछ पूछना तो नहीं अभी तक, जितना भी पढ़ा बस 1-2 बार रीड कर लें, और ओल्ड सिलेबस वाले ज्यादा अच्छे से रीड कर लें। न्यू सिलेबस में तो थ्योरी कम आएगी, ऐसा नहीं कि आएगी नहीं, कम आएगी, बट ओल्ड सिलेबस में तो MCQ जब है आपका, तो भर भर के बीच बीच से थ्योरी पूछ सकता है। और आप अपने मॉड्यूल से भी पढ़ लें, क्योंकि आपके जितना मॉड्यूल में उतना कंटेंट तो इसमें इन्होंने दिया ही है, कुछ एक्स्ट्रा और जोड़ा है, हटाया कुछ नहीं है। तो एक बार उससे भी आप रीड कर लें, और कोई डाउट भी होगा तो मेरे से जरूर पूछ लें। Determinants of dividend policy. A company has to follow so many instruction and procedure for making suitable dividend policy. These can be analyzed as follow. तो एक एक करके मैं आपको समझा देता हूं
फिर आप पढ़िएगा घर पे तो समझ में आएगा क्या क्या डिविडेंड पॉलिसी कैसे डिटरमाइन होती है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं। लीगल रेस्ट्रिक्शन आप देख के चलिए कि लीगल कहीं लॉ में क्या है, कितना डिविडेंड बांटना है नहीं बांटना है या कैसे बांट सकते हैं, क्या लिखा है। मैग्नीट्यूड क्या बांटने जा रहे हो, कितना बांट रहे हो, क्वांटम क्या है। डिजायर क्या है शेयर होल्डर की, शेयर होल्डर को क्या चाहिए, आप किस तरीके की इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो और वो इंडस्ट्री क्या करती है। एज ऑफ द कंपनी, आपकी कंपनी कितनी पुरानी है, लोगों का कितना भरोसा है आपकी कंपनी पे। फ्यूचर में कंपनी को फाइनेंस की क्या रिक्वायरमेंट, अगर आपको लग रहा है भविष्य में आपको फाइनेंस की जरूरत है तो पैसा रिटेन कर लो, रिटेन अर्निंग रोक लो, अपना पैसा रोक लो। और लग रहा है नहीं अभी जरूरत नहीं, कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दिख रही, तो रोक के क्या करोगे, बांट दो डिविडेंड के तौर पे। टैक्स पॉलिसी कैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं मार्केट में टैक्स रेट बहुत ज्यादा है तो आपने डिविडेंड बांट दिया तो शेयर होल्डर को डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ेगा, उससे बढ़िया रोक लो। तो रिटेन अर्निंग रोक लोगे तो उस पर कोई टैक्स बनेगा नहीं। बात समझ में आई। जैसे हमने शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे ना, तो शेयर होल्डर के हाथ में वो डिविडेंड टैक्सेबल होता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एक हेड होता है इनकम टैक्स में, उसमें टैक्सेबल। रोकेंगे तो थोड़ा ही ना अभी हमने दिया, वो भी एक टैक्स। देखो कि आपके यहाँ क्या चल रहा है। पॉलिसी ऑफ कंट्रोल, आप कैसा कंट्रोल चाहते हो। स्टेज क्या है बिजनेस साइकिल की, बिजनेस साइकिल की स्टेज का मतलब हो गया कि अभी आप ग्रोइंग स्टेज पे हो कि अभी आपने स्टैग्नेंट स्टेज है, किस तरीके का है, क्या परफॉर्म कर रहे हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसी है आपकी, कॉस्टिंग कितनी है। रेगुलेटरी कितनी चाहते हो डिविडेंड बेचने में, बांटने में। रिक्वायरमेंट क्या है फाइनेंशियल इन्वेस्टर की, लिक्विड रिसोर्सेस क्या है, पैसा है भी कि नहीं। बताओ अंदर पढ़ लोगे ये पक्का। टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों लोग, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों लोग, जिसके बारे में अब चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं। कितनी तरीके की डिविडेंड पॉलिसीज हो सकती हैं, या तो कंपनी अडॉप्ट करती होगी रेगुलर डिविडेंड, स्टेबल डिविडेंड, इरेगुलर डिविडेंड, नो डिविडेंड। एक एक करके समझते चलेंगे चारों में क्या मतलब है, क्या अंतर है चारों में। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या है पहले समझ ले फिर पढ़ लेंगे। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी का मतलब है एक ऐसी कंपनी जो आमतौर पे एक यूजुअल रेट पे डिविडेंड बांटती है कि हम 10%, 8%, 6%, 12% डिविडेंड देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक शेयर होल्डर का भरोसा है कि कंपनी की हिस्ट्री देखें तो हर बार 10% के लमसम डिविडेंड बांटते हैं। तो ऐसी कंपनी में वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे जिनको एक रेगुलर इनकम चाहिए, जिनकी जिनकी रोजमर्रा के खर्चों के लिए उनको डिविडेंड चाहिए, वो ऐसी कंपनी में भरोसा ज्यादा रखेंगे। ठीक है, पढ़ के देखते हैं। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट ए यूजुअल रेट इज टर्म्ड एज रेगुलर डिविडेंड। यूजुअल रेट समझते हैं ना, आमतौर पे नॉर्मल रेट पे हम डिविडेंड दे रहे हैं कि हाँ इतना हम देते हैं। द इन्वेस्टर, जैसे इस तरीके कंपनी में कौन इन्वेस्टर होते हैं ऊपर भी आया था, सच एज रिटायर्ड पर्सन, widows, other economically weaker person prefer to get regular dividend. A regular dividend policy offers the following advantages. Advantages हैं इसके क्या क्या। It establishes a profitable record of the, भाई ये कंपनी बराबर डिविडेंड दे, हमने देखा उस कंपनी की 5-10 साल की हिस्ट्री देखी, हर बार करीब 10% के लमसम का डिविडेंड बांटती है। इससे हमें क्या समझ में आएगा कि यानी उसके प्रॉफिट हर बार होते तभी डिविडेंड बांटती है। लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, प्रॉफिट हो रहे हैं, बढ़िया प्रॉफिट हो रहे हैं, एक रेगुलर प्रॉफिट कमा रही है, हमारे नजरों में उसकी इज्जत बढ़ेगी। एस्टेब्लिश्ड अब प्रॉफिटेबल रिकॉर्ड कंपनी का हमें इसका मतलब दिखाई दे रहा है। दूसरा, शेयर होल्डर के दिमाग में कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमंग दी शेयर होल्डर। तीसरा, इट एड्स इन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड रेंडर्स फाइनेंसिंग इजियर। मान लीजिए कल को कंपनी को पैसों की और जरूरत है, कंपनी नए शेयर्स और इश्यू करना चाहती है, मार्केट से पैसा लाना चाहती है, तो जो भी नया इन्वेस्टर होगा, पोटेंशियल इन्वेस्टर होगा, वो भी ये देखेगा यार कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है, कंपनी रेगुलर डिविडेंड बांटती है, कंपनी अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो आपको फाइनेंसिंग लेना इजी हो जाएगा। मान लो एक ऐसी कंपनी जो फाइनेंस लेने गई जिसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, नया शेयर होल्डर जल्दी उस कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा, तो कह रहा है इससे आपको मदद मिलेगी, कभी आपको फाइनेंसिंग चाहिए तो आपके लिए फाइनेंसिंग इजी हो जाएगी। ठीक है ना, आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। मार्केट वैल्यू आपके शेयर की स्टेबलाइज रहती है, जल्दी कम नहीं होगी, स्टेबल चल रही है, धीमे धीमे बढ़ भी रही है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर व्यू डिविडेंड एज ए सोर्स ऑफ फंड। देखो समझिए, कुछ शेयर होल्डर, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, जो छोटे मोटे शेयर होल्डर है, वो डिविडेंड को अपने फंड्स का सोर्स समझते हैं, पैसे इनकम का जरिया है। काहे के लिए? टू मीट देयर
डे टू डे लिविंग एक्सपेंसेस, रोजमर्रा के खर्चे के लिए, जो ऊपर बताया भी था, रिटायर्ड पर्सन वगैरह। इफ प्रॉफिट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली, अगर रेगुलरली नहीं बांट रहे एंड आर रिटेन, तो हो सकता है शेयर होल्डर मे हैव टू पे हायर रेट ऑफ टैक्स इन द ईयर जब प्रॉफिट बहुत ज्यादा बन जाए। अभी क्या है, मान लो एक आपको कंपनी हर साल थोड़ा थोड़ा डिविडेंड बांट रही है, तो आप सब इनकम टैक्स के थोड़े थोड़े तो जानकार बनी गए हैं। आप सबको पता है कि हर साल बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है। मान लो 2.5 लाख रुपए तक की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, तो आपको 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं देना। अब मान लो आपकी और कोई इनकम ज्यादा है नहीं, थोड़ा थोड़ा डिविडेंड बांट रही, इस बार उसने 2 लाख का डिविडेंड भी मिल गया आपको फॉर एग्जाम्पल, या मान लो 1 लाख का डिविडेंड मिल गया, 1.5 लाख आपकी और किसी सोर्स से इनकम है, तो 2.5 लाख की इनकम है, आपको टैक्स अल्टीमेटली जीरो बना। इनकम टैक्सेबल थी, बट इनकम एग्जेम्पशन लिमिट जितनी थी या उससे कम थी, या फॉर एग्जांपल 5 लाख तक भी आपको पता है 87A की रिबेट मिल जाती है, तो वहां तक भी आपकी इनकम है, तो आपका टैक्स नहीं बना। और वहीं पे एक दूसरी कंपनी अभी डिविडेंड नहीं बांट रही है, रिटेन करती जा रही 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 है, और एक्यूमुलेट करके उसने किसी एक साल में आपको 10 लाख का डिविडेंड बांट दिया, तो उस साल तो आपकी टैक्स लायबिलिटी काफी हो जाएगी। समझ गए बात को? हर साल थोड़ा थोड़ा मिलता रहता, टैक्स लायबिलिटी कम रहती या नहीं रहती। कम और नहीं का मतलब, जैसे आपको पता भी उसमें टैक्स लायबिलिटी में स्लैब रेट्स आप जानते हैं कि इतनी इनकम तक 5% टैक्स, उसके ऊपर फिर 20%, फिर 30%। तो इस बार उसने डिविडेंड बांट दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि अदर इनकम जोड़ के आपकी इनकम 10 लाख के ऊपर पहुंच गई, तो आपको 30% टैक्स देना पड़ा। उससे बेटर है कि शेयर होल्डर कहेगा थोड़ा थोड़ा हर बार बांटते रहो, तो टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी या कम बनेगी। ये लिखा है इसमें। अगर प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे रेगुलरली, तो अपनी रिटेन करेगी, तो हो सकता है शेयर होल्डर को बाद में एक हायर रेट ऑफ टैक्स देना पड़े जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, तो ये सारे फायदे हैं रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी के। लेकिन हाउएवर इट मस्ट बी रिमेंबर्ड, मतलब ऐसी पॉलिसी कौन अपना पाएगी, कौन सी कंपनी जिसके अर्निंग्स स्टेबल होंगी, ऐसी कंपनी ये पॉलिसी अपना पाएगी रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, कि जिसकी अर्निंग स्टेबल नहीं होगी वो अपना पाएगी। जिसके प्रॉफिट सर्टेन होंगे कि जिसके प्रॉफिट अनसर्टेन होंगे? क्या लगता है? जिसके प्रॉफिट सर्टेन है। हाउएवर इट मस्ट बी रिमेंबर्ड that regular dividend can be maintained only by companies of long standing and stable earning। इसकी अच्छी बड़ी अर्निंग है, स्टेबल अर्निंग है। A company should establish regular dividend at a lower rate। जब भी अगर रेगुलर डिविडेंड रखें, यूजुअल रेट रखें, तो वो रेट बहुत ज्यादा ना रखें, कम रखें, उतना रखें जो आप मेंटेन कर पाए। ठीक है ना? तो एट ए लोअर रेट एज कंपेयर टू एवरेज अर्निंग्स ऑफ दी कंपनी, जितना आप कमाते हो उससे थोड़ा सा कम रेट पे रखो ताकि आप आगे भी दे पाओ। अगला होता है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। सर ये क्या होती है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी? देखो, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी के अंदर भी आपको 3 समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी, कांस्टेंट पे आउट रेशियो, और एक स्टेबल रुपी डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। अब ये है क्या, एक एक करके मैं आपको तीनों समझाता हूं। दोनों बुक में, ओल्ड में भी है, न्यू में मिल गया ना ओल्ड वालों को। स्टेबल नाम से क्या समझ में आ रहा है? कंपनी दे रही है एक स्टेबल रेट पे। देखते हैं क्या बता रहे हैं। द टर्म स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड मींस कंसिस्टेंसी या लैक ऑफ वेरिएबिलिटी इन द स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड पेमेंट, यानी कंसिस्टेंट है। इन मोर प्रिसाइज टर्म, अंडरलाइन करिएगा, इट मींस पेमेंट ऑफ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड रेगुलरली। A stable dividend policy may be established in any of the following 3 forms। तो चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। Constant dividend policy, some companies follow a policy of paying fixed dividend per share, underline करिए, fixed dividend per share irrespective of level of earnings year after year। मतलब कुछ कंपनियां क्या करती हैं, अमाउंट फिक्स कर देती हैं डिविडेंड का, कोशिश करती हैं, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराती हैं, लेकिन वो कोशिश करती हैं कि हर बार हम 2 रुपए का डिविडेंड बांट दें। तो फिर इसमें और जो ऊपर आपने पढ़ा ये रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, दोनों में अंतर क्या बचा है? सेम ही तो है, थोड़ा सा अंतर है। यहां पे क्या है, नॉर्मली रेट यूजुअल रेट पे बांट रहे हैं, अमाउंट फिक्स नहीं कर रहे। यहां पे पर शेयर अमाउंट हम फिक्स कर दे रहे हैं भैया अपने दिमाग में, मतलब कहीं हम लिख के नहीं आ रहे कितना देंगे, अपने दिमाग में कि आमतौर पे हम 1 रुपए 2 रुपए का डिविडेंड पर शेयर हर बार देंगे।
इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ अर्निंग। कभी ज्यादा भी कमाएंगे तब भी इतना ही दे, कभी कम भी कमाए तब भी इतना दे। अब सवाल आता है ज्यादा कमाएंगे तो इतना दे, वो तो समझ में आता है कि हमने 2 रुपए का डिविडेंड फिक्स कर दिया, 3 कमा रहे हैं तो भी 2 दे रहे हैं। लेकिन कम कमाएंगे तो फिर 2 कैसे दे पाएंगे? हम 3 रुपए इस बार कमाए लेकिन हमने डिविडेंड 2 ही दिया, हमने कहा बहुत ज्यादा दे देंगे, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाएगी लोगों की। अगली बार हमने 1 रुपए कमाए तो अब 2 कैसे दें? पिछली बार के 1 बचे भी तो थे, उसको कहीं अलग रखते जाओ ताकि कभी अगर प्रॉफिट्स कम कमाए तो पिछले वाले मिला के जो बचे थे उसको और इसको मिला के दे दें, ताकि लोगों के नजरिए में स्टेबल रहे कि हाँ कंपनी 2 रुपए के लमसम का डिविडेंड देती। सच फर्म यूजुअली क्रिएट कर लेती है एक रिजर्व, काहे के लिए? फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन। ये क्या होता है नाम समझिए, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इसको बोलते हैं। डिविडेंड इक्वलाइज करने के लिए कि कभी अगर प्रॉफिट्स कम हो गए तो हमने इस रिजर्व से प्रॉफिट से निकाल करके डिविडेंड बांट दिया। तो यानी कभी अगर प्रॉफिट ज्यादा हुए तो हमने ज्यादा डिविडेंड उस समय नहीं दिया, हमने उतना ही दिया जितना हर बार देते थे, और जो ज्यादा प्रॉफिट्स हुए उसको एक अलग रिजर्व में डाल दिया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ताकि कल को अगर कभी प्रॉफिट कम कमाए तो जितना कमाया वो प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से उठा करके डिविडेंड इक्वलाइज कर दे, इक्वल के बराबर पहुंचा दे जितना हर बार दे रहे थे, पिछली बार दे रहे थे। सच फर्म्स यूजुअली क्रिएट करती हैं reserve for dividend equalization to enable them to pay fixed dividend even in the year जब earnings आपकी sufficient नहीं है, और when जब losses भी हैं तो भी आपने dividend equalization reserve से उठा के बांट दिया। A policy of constant dividend per share is most suitable to concern जिनकी earning expected है कि stable रहने वाली है। अगर आपकी earning आपको लगता है बहुत अनस्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो फिर आपके लिए ये पॉलिसी अच्छी नहीं है। देखिए इन्होंने ग्राफ बनाया, अगर आप थोड़ा समझ पाए तो, नहीं भी समझेंगे तो कोई बात नहीं है, शायद ओल्ड बुक में नहीं होगा ये ग्राफ, इन्होंने यहां पे दिया अर्निंग पर शेयर ऐसी कंपनी का धीमे धीमे करके बढ़ता है। देखिए आप देखिएगा बढ़ता है, ये ऐसा चला, पहले स्टेबल चला फिर बढ़ा, थोड़ा कम होता है फिर बढ़ता है, कम होता है बढ़ता है, बट ओवरऑल थोड़ा बढ़ रहा है। डिविडेंड पर शेयर स्टेबल है। स्टेबल का मतलब है एक लॉन्ग रन तक आपने सेम दिया, 2-3 साल आपने, 4 साल 5 साल सेम दिया, बट मार्केट में जब इन्फ्लेशन बढ़ा तो थोड़ा सा आपने भी बढ़ा दिया, फिर सेम दिया फिर थोड़ा सा। तो ये है कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी। उसके बाद आपका जो दूसरा आता है कांस्टेंट पे आउट रेशियो। नाम में ही सब कुछ छुपा है। कांस्टेंट पे आउट रेशियो मतलब क्या है सर? आपने यहां पे डिविडेंड का ना ही रेट तय किया जो रेगुलर में कर रहे थे कि 10% देंगे, ना ही अमाउंट फिक्स किया, आपने पे आउट रेशियो फिक्स कर दिया कि हम पे आउट रेशियो फिक्स करने का मतलब कि हम जितना कमाएंगे लेट से उसका 60% बांट देंगे और 40% रोक लेंगे। कंपनी जितना कमाई, पे आउट रेशियो मतलब कि जितना कमा रहे उसका कितने परसेंट बांट रहे। तो कभी कंपनी ने 1 लाख कमाया, 60%, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं, वो कुछ भी हो सकता है पे आउट रेशियो। तो अगर 60% कंपनी ने अपने दिमाग में रखा तो 1 लाख कमाया तो उसका 60% 60,000 बांट दिया। कल को 2 लाख कमाए तो 2 लाख का 60% बांट दिया। तो यहां पे आउट रेशियो फिक्स कर रहे हैं, रेट नहीं फिक्स कर रहे कि 10% डिविडेंड देंगे ही देंगे, अमाउंट नहीं फिक्स कर रहे कि 2 रुपए देंगे ही देंगे, पे आउट रेशियो फिक्स कर दे रहे हैं। तो अपनी अर्निंग के हिसाब से अर्निंग बढ़ेगी, अल्टीमेटली आपका डिविडेंड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पे आउट रेशियो हमने कांस्टेंट रखा है। कांस्टेंट पे आउट रेशियो मींस पेमेंट ऑफ ए फिक्स परसेंटेज ऑफ नेट अर्निंग एज डिविडेंड एवरी ईयर। देखिए ऐसे केस में जरा समझिए, अर्निंग के हिसाब से आपका डिविडेंड मूव करेगा ना। अगर आपने अपना पे आउट रेशियो फिक्स कर लिया कि हम पे आउट रखेंगे, कुछ भी बताओ अपने मन से, हम 60 बोल रहे हैं, आपको कुछ चेंज करना तो आप कुछ भी बताओ, 60 रख लें, चलो। अब इससे क्या होगा, आपकी जैसे जैसे अर्निंग में चेंज होगा वैसे वैसे आपके डिविडेंड में भी चेंज होगा, सेम फ्लो में होगा। मान लो अर्निंग है 1 लाख इस साल, तो डिविडेंड होगा 60,000। अर्निंग हो गई 80,000, कम हो गई अगले साल, तो डिविडेंड भी कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48,000। और अगर अर्निंग बढ़ गई, मान लो अर्निंग हो गई 2 लाख मान लें, तो डिविडेंड हो जाएगा 1,20,000। जैसे से अर्निंग में चेंज आएगा सेम पैटर्न पे डिविडेंड पे चेंज आ रहा है।
यानी इसका ग्राफ अगर बनाने की कोशिश करें तो देखिए इसके ग्राफ में जो चेंज अर्निंग में है, अगर अर्निंग बढ़ी है तो डिविडेंड भी, अर्निंग कम हुई है अगर तो डिविडेंड भी कम हुआ है। सेम आप देख रहे हैं तभी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ग्राफ बने, अर्निंग पर शेयर का भी और डिविडेंड पर शेयर की भी लाइन दोनों की सेम मतलब। ठीक है, अब पढ़िए ऊपर फिर से एक बार। Constant payout ratio means payment of fixed percentage of net earning as dividend every year. The amount of dividend in such a policy fluctuate in direct proportion to the earning. जिस proportion में earning fluctuate करेगी उसी proportion में amount of dividend fluctuate करेगा। Dividend का payout ratio fluctuate नहीं कर रहा है। The policy of constant payout ratio is preferred by the firm because it is related to their ability to pay dividend. तो हमने dividend का payout ratio fix किया, ज्यादा टेंशन नहीं, जितना कमाएंगे उसका इतने % आपको बांट देंगे। अब इसके अलावा ये भी नाम से समझ में आ जाएगा आपको, स्टेबल रुपी डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। ये क्या होगा? स्टेबल रुपी डिविडेंड तो दे ही रहे, प्लस जब ज्यादा कमाएंगे तो हमने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया। अपने आप पढ़ के देखिए, इजी है, पढ़ के देखिए, समझ में आ रहा है? Some companies follow a policy of paying constant low dividend per share, यानी कांस्टेंट देंगी लेकिन कम रखती हैं, प्लस जब थोड़ा ज्यादा कमा लेती हैं तो एक एक्स्ट्रा डिविडेंड इन द ईयर उस साल दे देती हैं जिस साल ज्यादा कमाए। कांस्टेंट वाला एक रेशियो, एक प्रॉफिट का अमाउंट, एक डिविडेंड का अमाउंट मतलब कम रखती है कि चलो हर बार हम तुमको 2-2 रुपए देंगे, लेकिन कई बार अगर इस बार ज्यादा कमा लिए तो इस बार 1 रुपए और दे देते हैं, अगली बार ज्यादा नहीं कमाए तो 2 देंगे, कांस्टेंट। तो लोगों के दिमाग में रहता है, जिन्हें आपको पता था एक्स्ट्रा वाला स्पेशल डिविडेंड समझाया था, वही है ये। सच अ पॉलिसी इज मोस्ट सुटेबल टू द फर्म जिनकी अर्निंग फ्लक्चुएट करती है ईयर टू ईयर। तो इनके लिए सुटेबल क्यों है? क्योंकि आपने जो रेट फिक्स भी रखा, जो अमाउंट फिक्स भी रखा, वो बहुत कम रखा, तो अर्निंग आपकी कम भी होगी तो आप उतना तो झेल लेंगे, प्लस कभी ज्यादा हो गई तो उतना आपने और बढ़ा के दे दिया, एडवांटेज आप रीड करेंगे। तीसरा नाम से समझ में आ रहा है, इर्रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। पहला आपने पढ़ा रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, दूसरा आपने पढ़ा स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, ये दोनों ही अच्छे थे। तीसरे और चौथे तो बिल्कुल अच्छे नहीं है। इर्रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी मींस कभी बांट दे रहे हैं, कभी नहीं बांट रहे हैं, कम बांट रहे हैं, ज्यादा बांट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। सम कंपनीज फॉलो इर्रेगुलर डिविडेंड पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। क्यों ऐसा करती हैं हमने? उनकी अर्निंग्स हो सकता है अनसर्टेन है, कभी ज्यादा कमा लिए कभी कम, अनसक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेशन हो सकते हैं, लैक ऑफ लिक्विड रिसोर्सेज हो सकते हैं, फियर हो सकता है उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट का। ऐसा तो नहीं कि रेगुलर डिविडेंड अगर हमने बांट दिया तो लोगों की उम्मीद उतनी ही बन जाएगी। जैसे मान लीजिए घर पे आपसे घर वालों ने कह दिया कि आज चाय तुम बना के पिला दो, अब आपने कहा कि अगर आज अच्छी बना दी, है ना, आप समझ सकते हैं ना, वो आपकी चेहरा बता रहा है, तो हर बार अरे ये बहुत बढ़िया चाय बनाता है या बनाती है। अच्छा, घर वाले भी इसमें एक नंबर आगे होते हैं। आप 2 कौड़ी की चाय भी बनाएंगे तो अरे बहुत बढ़िया बेटा, क्या बनाई है तुमने, कम से कम इसी बहाने तुम बना के तो पिलाओ। ठीक है। और नो डिविडेंड पॉलिसी मतलब a company may follow a policy of paying no dividend presently because of its unfavorable working capital position या on account of requirement of funds for future expansion and growth। ठीक है, क्लियर? बस इतना ही करते हैं आज के लिए, अगली क्लास में आगे करेंगे और फिर प्रैक्टिकल में चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।